सोलो लेवलिंग सीजन 2 टोटल 13 एपिसोड्स के साथ खत्म हो चुका है और अब हम इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन 2 खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू जेजू आइलैंड रेड में शामिल होता है और एंट किंग बेरू को खत्म करके उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और बची हुई एंट्स को हंटर्स और बेरू सहित जिन्वू के शैडो सोल्जर्स द्वारा कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने नेस्ट के अंदर कुछ हंटर्स के सामने 2 मोनार्क्स को भी देखा था जो कि शैडो मोनार्क को खोज रहे होते हैं और उनके जाने के बाद हम वहां पर जिन्वू के फादर को देखते हैं जो उन मोनार्क्स पर नजर रख रहे होते हैं। सभी एंट्स के खत्म होने के बाद ये रेड कंप्लीट हो चुकी थी। मिशन पूरा होने के कुछ दिनों बाद जो इस रेड में मर चुके थे उनके फ्यूनरल में जिन्वू सहित कई हंटर्स और नॉर्मल सिविलियंस भी आए हुए होते हैं। जहां कुछ लोग जिन्वू की तारीफ कर रहे थे वहीं कुछ लोग उसे दोषी मान रहे थे कि अगर वो रेड में पहले जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन जिन्वू को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा गोगन ही द्वारा जिन्वू को खुद का गिल्ड बनाने की परमिशन मिल जाती है और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू को एक बी रैंक गेट का मिशन मिलता है और वो अकेले ही गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू अपने सभी सोल्जर्स की हेल्प से वहां के मॉन्स्टर्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेस्ट के अंदर हमने जिन 2 मोनार्क्स को देखा था उन्हीं में से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शिलाद को हम किसी जगह पर देखते हैं जिसे रूलर्स एक बार फिर चकमा दे चुके हैं। तभी वहां पर एक और मोनार्क योगुमुंट आता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क को रूलर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया होता है। योगुमुंट शिलाद को बताता है कि रूलर्स ईस्ट में मौजूद यानी कि साउथ कोरिया में लेगिया को फ्री करने वाले हैं। इसके अलावा वो शिलाद को बताता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहां पर जिन्वू का फादर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग साउथ कोरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। दोनों मोनार्क्स उसे वीक समझते हैं और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं। इल्हॉन तुरंत उन पर अटैक कर देता है लेकिन शिलाद उसके अटैक को रोक लेता है जिससे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ हम रेड गेट के अंदर जिन्वू को देखते हैं जिसके सामने अब उस रेड गेट का बॉस आ चुका होता है। बॉस हैरान था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। गेट का बॉस जिन्वू को बोलता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके सोल्जर्स चारों तरफ छिपे हुए हैं जो उसे यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन बीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है। जिन्वू को उसकी बातें फनी लग रही होती हैं। इसके बाद जिन्वू अपने सोल्जर्स को बुलाता है जो कि उसके सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही खत्म कर चुके थे और ये देखने के बाद वहां के बॉस की पूरी तरह से फट चुकी थी और अब जिन्वू की पूरी आर्मी वहां पर आ चुकी थी। जिन्वू के ऑर्डर मिलते ही उसके शैडो सोल्जर्स सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। बॉस जिन्वू की तरफ आने लगता है लेकिन बेरू और इग्रिस वहां के बॉस की बैंड बजा देते हैं और अंत में कार्गलन ग्रेविटी एक्सीलरेशन का यूज करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जिन्वू वहां के बॉस से बोलता है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो वो उसे बिना दर्द की मौत देगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू कुछ पूछ पाता सिस्टम उसे रोक देता है। जिसके बाद जिन्वू ज्यादा कोशिश भी नहीं करता और इस बॉस को खत्म करके इस रेड को कंप्लीट कर देता है। डंजन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को रैंडम लूट बॉक्स से एक की मिलती है। जेजू आइलैंड की रेड के बाद जिन्वू का लेवल 100 हो चुका था जिसकी वजह से उसे ये की मिलती है। ये कोई नॉर्मल की नहीं थी क्योंकि ये की उस डबल डंजन के मिशन के लिए थी जहां पर जिन्वू एक बार मर चुका था। जिन्वू उस जगह को कभी भूल नहीं सकता है क्योंकि ये की कार्टनन टेम्पल की होती है और इतने टाइम के बाद वहां का गेट ओपन होने वाला था। जिन्वू सोच रहा होता है कि सिस्टम उसे दोबारा उस जगह बुला रहा है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो पहले से बदल चुका है। जिन्वू सोचता है अगर ये पूरा प्लान पहले ही बन चुका है और वहां कोई उसके लौटने का वेट कर रहा है तो वो उसका वेट करे क्योंकि वो जल्द ही वहां वापस जाने वाला है। वहीं हमें कार्टनन टेम्पल के अंदर का ये खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहां जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है और इस बार वहां बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि गुस्से में लाल हो रहा होता है क्योंकि जिन्वू पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था जिसकी फाइल्स उसकी टेबल पर थी। तभी वहां पर जिन्वू आ जाता है। वो जिन्हो को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था। दरअसल परमिशन मिलने के बाद ये दोनों अपना खुद का गिल्ड बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिन्हो हैरान होकर सोचता है कि जिन्वू बिना ट्रेस के कभी भी गायब हो जाता है और एकदम से सामने भी आ जाता है। जिन्वू के पास एक बैग में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें उसने कुछ देर पहले की रेड को खत्म करने के बाद हासिल किया था। जिन्वू उन माना क्रिस्टल्स को जिन्हो को देते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए ये काफी होंगे। जिन्हो क्रिस्टल्स को देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमें एक ही एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा इसीलिए ये जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। जिन्वू एम्प्लॉय सुनते ही हैरान हो जाता है। तब जिन्हो उसे याद दिलाता है कि खुद का गिल्ड खोलने के लिए उन्हें 3 मेंबर्स चाहिए जिसमें कम से कम गिल्ड मास्टर, वॉइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर होना चाहिए। इसके बाद जिन्हो उससे पूछता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम सोच रखा है। इस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है क्योंकि वो ये चीज भूला हुआ था। तब जिन्हो उसे बताता है कि अरे सर ये तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोनों खुद के गिल्ड का नाम सोचने लगते हैं। जिन्हो बहुत सारे नाम सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड नाम के
बारे में क्या ख्याल है। ये नाम सुनते ही जिन्हो पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिन्हो बोलता है कि मैं अकेले हंटिंग करता हूँ तो ये नाम सही होना चाहिए। जिन्हो भी सोच रहा होता है कि कैसा मजाक है, क्योंकि वो चाहता था कि गिल्ड के नाम में उसका भी रोल दिखे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और गेट नॉक करता है। गेट खोलते ही वो दोनों देखते हैं कि बाहर चाहे इन खड़ी है। वो उन्हें बताती है कि वो जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करने आई है। जिन्वू को लगता है कि उसे चेयरमैन ने भेजा होगा या फिर उसे चोई ने अपने गिल्ड से निकाल दिया होगा। तब चाहे इन बताती है ऐसा कुछ नहीं है। तब जिन्वू पूछता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। गिल्ड का नाम सुनकर चाहे इन भी शॉक हो जाती है। वहीं जिन्हो भी हैरान होकर बोलता है कि आपने ये नाम रख भी लिया, हमने तो अभी ठीक से सोचा ही नहीं, अभी तो सिर्फ बात ही चल रही थी। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा कि तुम्हें ये नाम पसंद होगा। जिन्वू चाहे इनकी धड़कन फील कर पा रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सबको छोड़कर उसी का गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। वहीं चाहे इन किसी भी हाल में जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। कारगलन वाले डंजन के बाद से ही वो जिन्वू के बारे में हमेशा रिसर्च करती थी। उसे जेजू आइलैंड में हुए रेड मिशन के बारे में सब कुछ पता था कि वो बेहोश हो गई थी और जिन्वू ने ही बेरू को खत्म करके सबको बचाया था। लेकिन वो उसे ये बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स बताई तो जिन्वू उसे पागल समझेगा। इसीलिए वो बोलती है कि उसे सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना है। इसी बीच जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि लगता है कि हंटर्स ने इससे बहुत ज्यादा मेहनत कराई होगी, इसीलिए वो उनसे परेशान हो गई है। इस पर जिन्वू भी सोचने लगता है कि जिन्हो की बात में दम है। इस एज में वो एस रैंक हंटर बन गई, जिसका मतलब इसके सिर पर बहुत बोझ रहा होगा। इसके अलावा वो जेजू आइलैंड में भी मरते मरते बची है, इसीलिए जिन्वू को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिन्वू की बात से चाहे इन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्वू बताता है कि ये नया रूल है, इसीलिए हमारा वॉइस गिल्ड मास्टर इस रूल को ऐड करना भूल गया है। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को कुछ स्नैक्स लेने के लिए वहाँ से भेज देता है। अब चाहे इन जिन्वू से पूछती है कि ये किस तरह का टेस्ट होने वाला है। जिन्वू हैरान था कि ये सच में सीरियस है। वो चाहे इनको बताता है कि उसे उसके शैडो सोल्जर में से किसी एक को हराना होगा। तब चाहे इन बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो पूछती है कि उसे किससे फाइट करना होगा। जिन्वू भी स्माइल करते हुए उसे बताता है कि वो उसके लिए सबसे पावरफुल सोल्जर को चूज करेगा, और चाहे इन भी मान जाती है। वो पूछती है कि ये टेस्ट कब होने वाला है। जिन्वू बताता है कि अभी और इसी वक्त हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम में, क्योंकि जिम्नेशियम दूर था और जिन्वू को अपनी शैडो एक्सचेंज की पावर को टेस्ट करना था कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है। चाहे इन गेट से जाने लगती है, लेकिन जिन्वू उसे रोकते हुए बताता है कि एक इजी रास्ता भी है, और वो चाहे इनको अपने पास बुलाता है। इसके बाद जिन्वू उसे पकड़ लेता है, जिससे चाहे इनका फेस रेड हो जाता है। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है और वो दोनों तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाते हैं। इधर जिन्हो स्नैक्स लेकर आता है, लेकिन उन दोनों की जगह पर वो जिन्वू के सोल्जर को देखता है और वो सोल्जर खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। उधर जिन्वू और चाहे इन जिम्नेशियम में पहुंच चुके थे और चाहे इन जिन्वू की इस पावर को देखकर हैरान थी। वहीं जिन्वू को पता चलता है कि वो एक्सचेंज की पावर से गेट्स क्रिएट कर सकता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुलते हैं। अब जिन्वू टेस्ट लेने के लिए तैयार था, लेकिन चाहे इन बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी से है। चाहे इन शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कारगलन वाले गेट के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गई थी, जिसे जिन्वू ने देख लिया था। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बताती है कि वो उसका वेपन नहीं था। जिन्वू बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहे इन जिम्नेशियम के वेपन रूम में जाती है और एक सोर्ड बाई करती है और बताती है कि वो अब फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद जिन्वू किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है और उसे बताता है कि ये उसके सभी सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्डमैन है। इसके बाद चाहे इन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्वू बताता है कि जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देती या फिर हार नहीं मान लेती, तब तक ये फाइट चलती रहेगी। जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला था कि सबसे पावरफुल को समन करूंगा, लेकिन बेरू उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिन्वू देखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन यूज कर रही है। वो चाहे इनको पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और इग्रिस को दूसरी सोर्ड दे देता है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार थे, जिसके बाद जिन्वू उन्हें फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। चाहे इन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिन्वू देखता है कि वो काफी फास्ट है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के केवल टच करने से ही मर सकता है। तभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ एक्टिविटी फील होती है। वो हैरान था, क्योंकि आज उसे किसी ने रिजर्व नहीं किया था। वो तुरंत जिम्नेशियम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और तब का सीन देखता है जब शैडो एक्सचेंज करके वो दोनों अंदर आए थे और एकदम पास में थे। वो सोच रहा था कि ये कब से साथ में हो गए। तब उसे याद आता है कि चाहे इन उससे जिन्वू के बारे में पूछ रही थी। उन्हें साथ में देखकर वो खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम में हो रही फाइट के चलते पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, यहाँ तक कि चेयरमैन गोगन ही का पूरा रूम हिल रहा था। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे भी
उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिन्वू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिन्वू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिन्वू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती है। जिन्वू जानता है कि भले ही शैडो सोल्जर्स मरने के बाद पहले से वीक हो जाते हैं, लेकिन बेरू को केवल हंटर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। उसने एक किलिंग वेपन की तरह जन्म लिया था, इसीलिए जिन्वू को डर था कि कहीं वो चाहे इनको चोट ना पहुंचा दे। अब बेरू जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है। जिन्वू उसे बताता है कि तुम्हें उसे हराना है, पर ध्यान रखना कि गलती से भी वो डैमेज ना हो। बेरू मान जाता है और चीखने लगता है। उसके ऑरा को देखकर चाहे इन डर जाती है कि जिन्वू इससे फाइट कर चुका है। इसके बाद बेरू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाखून बढ़ा लेता है, लेकिन जिन्वू उससे बोलता है कि उसे अंदर करो, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये सुनते ही बेरू की फट जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है और अपने पंजे अंदर कर लेता है। इस बार चाहे इन पहले अटैक करती है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले बेरू उसके पीछे पहुंच जाता है, जिससे चाहे इनके फेस में पसीने आ जाते हैं क्योंकि बेरू ने उसके साथ पहली बार भी यही किया था। चाहे इन ये बोलते हुए वापस अटैक करती है कि सेम ट्रिक उसके लिए वर्क नहीं करेगी। वहीं बेरू सोच रहा होता है कि मालिक ने मुझे बिना डैमेज किए हराने को बोला है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे केवल अपनी पावर दिखाना है, जिसके बाद वो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन चाहे इन उस पर लगातार अटैक करती है और बेरू बिना अटैक किए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी केवल चीख से ही चाहे इन पीछे उड़ जाती है, जिससे जिन्वू को लगता है कि चाहे इन हार मान जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है। इसीलिए जिन्वू पूरी तरह से हैरान था कि ये जानने के बाद भी कि बेरू उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो फाइट कर रही है। जिन्वू जानता है कि बेरू सबसे अलग है, भले ही वो सोच समझ सकता है, लेकिन वो एक किलिंग मशीन है और अब तक बेरू उसे खत्म करने के लिए खुद को रोके हुए है। लेकिन जिन्वू ये भी जानता है कि चाहे इनके पास भी फाइट करने के लिए अपने खुद के रीजंस हैं। अब बेरू को धीरे धीरे गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसकी डिक्शनरी में होल्ड बैक करने का सिस्टम नहीं था। उसके हिसाब से सामने वाला या तो उसका शिकार होगा या फिर शिकारी, इसीलिए बेरू को चिढ़ होने लगी थी और अब वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। चाहे इन उसके अटैक से बचते हुए सोर्ड डांस स्किल का यूज करती है और बेरू पर खतरनाक अटैक करती है, लेकिन बेरू उसकी सोर्ड को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद चाहे इन सोर्ड ऑफ लाइट स्किल का यूज करती है, जिसमें उसका बहुत ज्यादा माना खर्च होता है और अभी इसे वो केवल एक ही बार यूज कर सकती है, लेकिन उसकी ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो अब बेरू पर खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है। लेकिन इस मूवमेंट पर बेरू के माइंड में एक कमांड चलने लगती है और ये वो कमांड थी जिसे एंट क्वीन ने उसके जन्म के टाइम पर दिया था और कोई भी चीज उसे ये कमांड भूलने नहीं देगी क्योंकि ये उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर था। और कमांड ये था कि अपने दुश्मन को खत्म कर दो, और इस टाइम पर चाहे इन उसकी दुश्मन थी। बेरू के माइंड में क्वीन का कमांड आते ही वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। वो अब चाहे इनको खत्म करने वाला था। जिन्वू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। बेरू उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्वू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन्वू उस पर गुस्साते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था। वो चाहे इनसे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उधर बेरू अपने सिर के साथ पूरी बॉडी को जमीन में रखकर जिन्वू से माफी मांगता है कि प्लीज मुझ पर दया दिखाइए, जिस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है। इसके बाद जिन्वू चाहे इनसे पूछता है कि तुम खुद को इतना पुश क्यों कर रही हो, ये सिर्फ एक टेस्ट है, और वो भी ऐसे गिल्ड का टेस्ट जिसका अभी तक नाम भी नहीं है, और तुम्हारे जैसी हंटर को अपनी लाइफ इस तरह रिस्क में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम ये सब किस लिए कर रही हो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। ये सुनकर चाहे इन पूरी तरह से चौंक जाती है। अब जिन्वू कुछ और बोल पाता इससे पहले ही चाहे इन हाँ बोल देती है। वो बोलती है ऐसा ही लगता है। उसका फेस फिर से लाल हो जाता है और आखिरकार वो जिन्वू के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन्वू को पसंद करती है। तो कुछ समय पहले ही जेजू आइलैंड की रेड को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा जिन्वू को लालच देने के लिए उसे ये बोलकर अमेरिका बुलाया जाता है कि यहाँ एक ऐसी लेडी है जो अवेकन हुए हंटर्स की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। जब जिन्वू अमेरिका आता है तो उसे सेलनर नाम की लेडी के पास ले जाया जाता है। सेलनर एक ऐसी लेडी है जो दूसरे हंटर्स की पावर्स को फील कर सकती है और उन्हें कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सेलनर ने जब जिन्वू की पावर को देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था, तब वो जिन्वू के डोमेन में चली गई थी और इतनी ज्यादा पावर और माना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वो जिन्वू के अंदर शैडो मोनार्क को भी देखती है, जिसकी आंखें सेलनर को बोल रही थीं कि जिन्वू से दूर रहना, और ये डार्कनेस देखकर सेलनर की रूह तक कांप गई थी। और अब प्रेजेंट में हमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां फेडरल ब्यूरो के हंटर द्वारा सेलनर को जिन्वू के बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का ही ये बंदा बताता है कि सेलनर के हिसाब से संग जिन्वू किंग्स में से एक है। ये सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिन्वू नेशनल हंटर्स के लेवल की पावर्स
रखता है। इसके बाद सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो दूसरी साइड से पावर्स लेते हैं और उनका दूसरी साइड से कोई रिश्ता होता है, और कुछ हंटर्स की दूसरी साइड की पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और उन्हीं लोगों को वो किंग बोलती है। लेकिन जिन्वू के मामले में उसका दूसरी साइड से कोई रिश्ता नहीं है। सेलनर बताती है कि वो जिन्वू के अंदर की डार्कनेस को देखकर डर गई थी, बल्कि जिन्वू खुद ही डार्कनेस है। वो चेयरमैन को बताती है कि जिन्वू की पावर्स दूसरी साइड की नहीं है, जिन्वू ने वो पावर्स किसी से नहीं ली है। इसके अलावा वो बताती है कि जिन्वू एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी हंटर्स एक लिमिट तक ही पावरफुल बन सकते हैं। इसके अलावा जो अवेकन हुए हैं उनकी भी लिमिट होती है, लेकिन जिन्वू की कोई लिमिट नहीं थी। सेलनर के जाने के बाद ये दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगते हैं, क्योंकि जिन्वू को अपनी तरफ लाने का सेलनर वाला प्लान तो फेल हो चुका था। इसीलिए अब उन्हें जिन्वू को कुछ दूसरा लालच दिखाना था। नीचे जाते टाइम चेयरमैन इस बंदे को बताता है कि अमेरिका में जब सबसे पहला एस रैंक गेट ब्रेक हुआ था, तब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा किया था, और उस मिशन में केवल 5 हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए थे, और अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल के अधिकार दिए थे, और वहीं से नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि उस एस रैंक गेट के ब्रेक होने से कैमिस ड्रैगन निकला था, जिसे कभी ना बुझने वाली आग के नाम से जाना जाता था, जिसने अकेले ही 100 से ज्यादा टॉप रैंक के हंटर्स को खत्म कर दिया था। बेसमेंट के रूम में जाने के बाद ये हंटर अपने साथी को रून स्टोन दिखाता है, जो उन्हें कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी से मिला था। चेयरमैन उसे बताता है कि रून स्टोन 8 सालों से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्हें कोई इतना पावरफुल हंटर नहीं मिला जो इस स्टोन का यूज कर सके, और इसीलिए आज तक ये स्टोन अपने मालिक का वेट कर रहा है। यहीं पर उस ड्रैगन की डेड बॉडी भी रखी हुई होती है। चेयरमैन के हिसाब से कामिश ड्रैगन एक बार फिर आएगा और इस देश को बेहतरीन गिफ्ट देगा। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो खुद को देखकर यही सोच रहा होता है कि वो अब लंबा और अच्छा दिखने लगा है, क्योंकि चाहे ने उसे बोला था कि वो उसे पसंद करती है। वो अपनी सिस्टर से जाकर पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है। जिन्हा उसे बताती है कि तुम अभी भी बेवकूफ लगते हो, जिसमें उन दोनों की नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर को खुद के गिल्ड के बारे में बताता है और पूछता है कि उसे सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा लगता है। सबकी तरह जिन्हा भी इस नाम को घटिया समझती है। जिसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि उसके हिसाब से गिल्ड का क्या नाम रखना चाहिए। तब जिन्हा उसे बताती है कि आहजिन गिल्ड कैसा रहेगा। वो बताती है कि इस नाम का मतलब आगे जाना है, और आहजिन उसकी सिस्टर के नाम का उल्टा भी लगता है। जिन्वू को भी ये नाम पसंद आ जाता है। दूसरी तरफ हम चाहे इनको देखते हैं, जो ये सोचकर लाल हो रही होती है कि उसने जिन्वू के सामने बोल दिया कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन्वू के सामने किस मुंह से जाएगी। वो सोच रही होती है कि जिन्वू उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। तभी उसे याद आता है कि जब मिन ब्योंग की शैडो ने उसे हील किया था, तब उसकी सोल ने उससे बातें करी थी। मिन ब्योंग ने चाहे इनसे बोला था कि जिन्वू को बताओ कि वो अपनी पावर से संभल कर रहे। चाहे इनको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मिन ब्योंग बार बार उससे यही बोल रहा हो कि प्लीज जिन्वू को बताओ। इसके बाद हमें नाइट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हंटर्स के बीच ये बात चल रही होती है कि कल ही नाइट गिल्ड के एरिया में नया गेट ओपन हुआ है, और हंटर एसोसिएशन के हिसाब से ये एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है, और नाइट गिल्ड के पास केवल ए रैंक के ही हंटर्स हैं, और हंटर गिल्ड इन्हें परमिशन नहीं देगा। इसीलिए ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें दूसरे गिल्ड की हेल्प लेनी चाहिए। वहीं सिविलियंस ए रैंक के गेट को ए रैंक के जैसे ही देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ए रैंक में भी टॉप टायर के गेट्स होते हैं। इसीलिए वो परेशान थे कि ये गेट उनके एरिया में है, और अगर उनसे पहले किसी दूसरे गिल्ड को रेड की परमिशन मिल गई और वो उनके एरिया में आके मिशन करेंगे तो नाइट गिल्ड की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहां पर उनकी एक एस रैंक हीलर आती है और उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें किसी गिल्ड की बजाय एक इंडिविजुअल हंटर की हेल्प लेनी चाहिए, और वो जिन्वू के बारे में बात कर रही होती है। इन लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वो लोग जिन्वू से मिलकर इस मिशन के लिए उसे ऑफर करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि आहजिन गिल्ड नाम कैसा रहेगा। जिन्हो को ये नाम पसंद आता है, लेकिन उसे खुशी इस बात की ज्यादा होती है कि उसके गिल्ड का नाम अब सोलो प्लेयर गिल्ड नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों गिल्ड के लिए तीसरे मेंबर की बात करने लगते हैं। जिन्हो पूछता है कि चाहे इनका क्या हुआ, क्या वो टेस्ट में पास नहीं हुई। जिन्वू बताता है कि वो वैसी नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। जिन्हो बोलता है कि वो एस रैंक हंटर है और इतनी अच्छी दिखती है, और अब आपको क्या चाहिए। जिन्वू बताता है कि कोई ऐसा लाइसेंस वाला हंटर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो। दरअसल जिन्वू चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ जिन्वू के पीछे रहे, उसके बीच में ना आए और उससे कोई सवाल ना करे। तभी फिर से गेट पर कोई आ जाता है। वो दोनों गेट खोलते हैं, जहां नाइट गिल्ड का मास्टर अपने 2 हंटर्स के साथ जिन्वू से मिलने आया हुआ होता है। उन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से चाहे इन होगी। नाइट गिल्ड के हंटर्स जिन्वू को गेट दिखाते हैं, जो कि बुसान में खुलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गेट था। वो लोग जिन्वू को ऑफर करते हैं कि ज्यादातर एस रैंक हंटर प्रॉफिट में से 10% लेते हैं, लेकिन वो जिन्वू को 20% देंगे। लेकिन जिन्वू उन्हें 50-50 करने के लिए बोलता है। जिन्वू बताता है कि वो उनके साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें उसे गिल्ड की तरह समझना होगा, न कि इंडिविजुअल
इंडिविजुअल हंटर की तरह। जिन्वू उन्हें अपने गिल्ड के बारे में बताता है कि उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। वो लोग इस शर्त पर जिन्वू की डील मान जाते हैं कि उसे बॉस को खत्म करना होगा। जिन्वू भी मान जाता है क्योंकि वो लोग कल ही रेड करने वाले थे, इसलिए वो जिन्वू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जिन्वू उन्हें बताता है कि वो कल टाइम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद जिन्वू अपने एक सोल्जर को उन लोगों की शैडो में छिपा देता है। तभी जिन्वू को उसकी माँ का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बुसान के बड़े से गेट के सामने नाइट गिल्ड के हंटर्स आ चुके थे। वो लोग लगातार जिन्वू को कॉल कर रहे थे क्योंकि उनकी फटी हुई थी कि वो नहीं आया तब उनका क्या होगा, क्योंकि वो लोग 5 मिनट में रेड शुरू करने वाले थे। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी सिस्टर की स्कूल के पास सोच रहा होता है कि जिन्हा ने छाता साथ में लिया होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम खराब दिख रहा था। जिसके बाद जिन्वू अपने उसी सोल्जर के साथ शैडो एक्सचेंज करके वहाँ से चला जाता है जिसे उसने नाइट गिल्ड के हंटर की शैडो में छिपा दिया था। जिन्वू के जाने के बाद हमें जिन्हा के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। तभी उन्हें वहाँ एक गेट दिखाई देता है। वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि इस तरह के गेट सिक्योर होते हैं, इसके अंदर केवल हंटर्स अंदर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। और वो स्टूडेंट बोलता है कि ये गेट खुलने में 1 हफ्ते लेगा और तब तक हंटर्स को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वो गेट ब्रेक हो जाता है और उससे 2 ऑर्क्स निकलते हैं और तीनों स्टूडेंट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें इन ऑर्क्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ बीइंग्स नेचुरली प्रीडिएटर्स होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को खोजने और पावर के मामले में इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये ऑर्क्स ब्लड और फ्लैश की स्मेल से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने टारगेट के लिए अब तक खुद को रोके हुए थे क्योंकि इन्हें किसी टारगेट को केवल खोजने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे पहले ही इनकी 6th सेंस एक्टिवेट हो गई, जिसके बाद ये खुद ही अपने टारगेट को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं और उसे अब एक एक करके सभी फ्लोर के इंसानों को खत्म करना है। और वो अपने दूसरे ऑर्क को बोलता है कि मैं पहले शिकार करना स्टार्ट करूंगा, तुम जाकर हमारे भाइयों को बुलाओ। जिसके बाद ये ऑर्क्स वहाँ के स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू पहुंच चुका था। वो देखता है कि ये गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा वो देखता है नाइट गिल्ड के पास 12 A रैंक और 20 B रैंक के हंटर्स हैं। इसके अलावा इनके पास खुदाई करने वाली और सामान लाने वाली टीम भी है। वो सोचता है कि ये गिल्ड काफी बड़ा है। जिन्वू को वहाँ देखते ही वहाँ के ज्यादातर हंटर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो आज की रेड को लीड करने वाला है। लेकिन जिन्वू की जगह नाइट गिल्ड का मास्टर पाक जोंगसू इस रेड को लीड करने वाला था। ये सुनते ही सभी हंटर्स की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और अब रेड शुरू करने का समय हो जाता है और सभी हंटर्स गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में एक कॉल आती है जहाँ कोई डरी हुई लड़की उन्हें कॉल करके बता रही होती है कि वो अभी स्कूल में है और वहाँ ग्रीन कलर के मॉन्स्टर्स हैं जिसने उसके फ्रेंड्स को खा लिया है। वो समझ जाती है कि वहाँ ऑर्क्स हैं और उन्हें इंसानों की स्मेल आ जाती है। वो तुरंत उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक ऑर्क उसे खोज लेता है और खत्म कर देता है। और अब उस ऑर्क के कई भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऑर्क्स परेशान थे क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए थे, इसीलिए वो लोग एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को खोजने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स खुद को रूम में बंद किए हुए थे, लेकिन ऑर्क्स गेट को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे खत्म कर देते हैं। तभी दूसरा ऑर्क बताता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर माना है। तब वो बोलता है कि उसे पहले खत्म करो। तभी हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे जिन्हा और सॉन्ग को देखते हैं जो काफी डरी हुई होती हैं। जिन्हा डर कर जिन्वू को याद कर रही होती है। उसे पास आते देखकर सॉन्ग ऑर्क को मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो E रैंक हंटर थी जिसकी पावर अवेकन हुई थी, लेकिन जिन्हा उसे रोक लेती है। ये देखकर ऑर्क्स का चीफ पूछता है कि क्या यही वो है। तब दूसरा ऑर्क बताता है कि वो इस लड़की से भी ज्यादा माना फील कर रहा है जो कि जिन्वू की सिस्टर जिन्हा के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो स्मेल इसी से आ रही है और अब ये मरेगी। वो ऑर्क जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिन्हा की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्हा की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर से होता है। वो चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब ये था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं और वहाँ अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। अनडेड ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुछ नहीं सोचते हैं और सीधे अटैक करना जानते हैं। हंटर्स की अब फट चुकी थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। लेकिन तभी हंटर्स
देखते हैं कि वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। और ये देखकर पार्क बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वो जिन्वू से इनके बारे में पूछता है। वहीं जिन्वू ये सब देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल होगा। तभी जिन्वू को कुछ खतरा फील होता है। जिन्वू हंटर्स को अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं उसके बिना वो सब मारे जा सकते हैं। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि वो यहाँ किसी को छोड़कर जाएगा जो उसके जितना पावरफुल है। इसके अलावा वो तुम सबका ख्याल भी रखेगा। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बेरू को जेजू आइलैंड में जिन्वू के साथ फाइट करते हुए देखा था। इसके बाद जिन्वू बेरू से बोलता है कि तुम यहाँ इंसानों को प्रोटेक्ट करना। बेरू पूछता है कि जो इंसान नहीं है उनका क्या करना है। जिन्वू बोलता है तुम अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी चीख से सभी हंटर्स की रूह कांप जाती है। उनकी बेरू के साथ रेड करने में फट रही थी। बेरू के अलावा जिन्वू 20 एक्स्ट्रा सोल्जर्स को यहाँ छोड़ देता है। हंटर्स पूछते हैं कि क्या आप इन सबको यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाने से पहले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से तुम लोगों का फायदा होगा। तब वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज 3 घंटे बाद ही कर सकता था, इसीलिए वो दौड़ते हुए डंजन के बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही होती है। तभी उसके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए गुस्से में उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है, जिसके बाद अनडेड की पूरी आर्मी जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे रास्ता देती है, क्योंकि जिन्वू एक हाई क्लास नेक्रोमैंसर है जो कि मरे हुए को कमांड दे सकता है। ये देखकर जिन्वू भी हैरान था। इसके बाद जिन्वू काइसल को समन करता है और गेट से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। जिन्वू काइसल से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू के रेड ऑर्क उन ग्रीन ऑर्क्स को इतनी बुरी तरह से खत्म कर रहे होते हैं जैसे वो उनके सामने चींटियां हों। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे, क्योंकि खुद मॉन्स्टर्स उन्हें मॉन्स्टर्स से बचा रहे होते हैं। वहीं जिन्हा को लगता है कि जिन्वू यहीं पर होगा, इसीलिए वो रेड ऑर्क से जिन्वू के बारे में पूछती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो सोल्जर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और सामने इशारा करते हुए बताता है कि वहाँ खतरा है, और वहाँ से ऑर्क्स के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वहीं हम देखते हैं कि अंदर का डंजन पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, जिससे रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ ग्रॉक्टर आजाद हो जाता है। वहाँ एक ऑर्क ग्रॉक्टर को बताता है कि हाई ग्रुप के 3 ऑर्क्स इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। ग्रॉक्टर बोलता है कि ग्रेट वॉरियर के ऑर्क्स हाई ऑर्क्स को नहीं हरा पाए, ये शर्म की बात है। वो अपना वेपन उठाते हुए बोलता है कि अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ बुसान के डंजन के अंदर जिन्वू की सोल्जर एंड्स चीख रही होती है, जिसे देखकर नाइट गिल्ड के हंटर्स की फट जाती है कि क्या ये सोल्जर्स हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। गिल्ड मास्टर पार्क के साथ सभी हंटर्स वहाँ से डर कर जाने लगते हैं। तब उसका साथी पार्क से बोलता है कि अगर हम ऐसे ही गए तो बाहर खड़े रिपोर्टर हमारी बेइज्जती कर देंगे। तब पार्क बोलता है कि सही बोल रहे हो, हम केवल इसलिए रेड को नहीं रोक सकते क्योंकि हम कुछ समन किए हुए बीस्ट से डर गए। वो खुद को किसी तरह मोटिवेट करता है और वापस चलने के लिए बोलकर पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि बेरू पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। ये देखकर वो बोलता है कि ये कितना डरावना है। वो बेरू के साथ चलने के लिए बोलता है। बेरू अजीब सा फेस बना लेता है। पार्क को कुछ समझ नहीं आता है और वो डर कर बेरू से जाने के लिए पूछता है। तभी वहाँ एक बीस्ट आता है जिसे बेरू एक सेकंड में खत्म कर देता है और ये देखकर पार्क गिर जाता है, जिसके बाद बेरू खुद ही रेड को लीड करने का डिसाइड करता है और सोल्जर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हंटर्स बॉस से पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इसे लीड करने देंगे। इसके बाद वो सब देखते हैं कि उसने एक हाई रैंक के बीस्ट को एक सेकंड में खत्म कर दिया। अब पार्क को समझ आता है कि बेरू कितना पावरफुल है। पार्क बोलता है कि क्या अब भी कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन पार्क के पहले ही सभी हंटर्स सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं और पार्क से बोलते हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रीन ऑर्क का चीफ ग्रॉक्टर आते ही जिन्वू के सोल्जर का हाथ काट देता है। ये देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स ग्रॉक्टर का नाम चिल्लाने लगते हैं। रेड ऑर्क का हाथ हील हो जाता है और वो ग्रॉक्टर पर अटैक करता है। ग्रॉक्टर बार बार हाई ऑर्क को मार रहा था, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता है। ग्रॉक्टर समझ जाता है कि ये किसी स्पेल के अंदर है और वो कितनी बार भी उसे मार दे वो वापस आ जाएगा। ग्रॉक्टर पहले रेड ऑर्क्स को मारना चाहता था, लेकिन कोई उसे बार बार इंसानों को मारने का कमांड दे रहा था, लेकिन वो खुद को रोके हुए है। ग्रॉक्टर जानता है कि उन्हें बार बार मारने से कुछ नहीं होगा, उसे पहले स्पेल करने वाले से निपटना होगा। जिसके बाद ग्रीन ऑर्क्स को लगता है कि जिन्हा इन्हें कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है। हाई रेड ऑर्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रॉक्टर उसके सिर को उड़ा देता है और ग्रीन ऑर्क से बोलता है उस पर अटैक करते रहो, क्योंकि जब वो हील होते हैं तब अटैक नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रीन ऑर्क्स तीनों रेड ऑर्क्स पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ग्रॉक्टर जिन्हा का फेस पकड़ लेता है। ग्रॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक है और अब मर जाओ। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे आसमान से जिन्वू का माना फील होता है। ग्रॉक्टर की इतनी फट जाती है कि उसका हाथ जिन्हा से छूट जाता है। जिन्वू काइसेल के साथ नीचे आ रहा था। उसे देखकर ग्रॉक्टर बोलता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी इतनी फट जाती है कि वो सभी ऑर्क्स को वहाँ से पीछे हटने के लिए बोलता है। तभी वहाँ जिन्वू काइसेल के साथ
साथ एंट्री करता है, जिससे आसपास के ऑर्क्स उड़ जाते हैं। जिन्वू अब वहां आ चुका था। वो जिन्हा के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम सब सेफ हो। उसे देखकर ग्रॉक्टर के पसीने आ रहे थे और वो अपना इंट्रो जिन्वू को देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत। जिन्वू को देखकर ग्रॉक्टर अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत। जिन्वू अपनी सिस्टर को गले लगाते हुए बताता है कि अब सब ठीक है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है। वो सॉन्ग के साथ सभी स्टूडेंट्स से भी पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन सॉन्ग को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो डरी हुई है। जिन्हा को रोते हुए देखकर जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को समन करता है और उससे बोलता है कि मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखना। इसके बाद जिन्वू कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनसे बोलता है कि सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। ये देखकर ग्रॉक्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने बोला हिलना मत। ये सुनते ही ग्रॉक्टर की फिर से फट जाती है और वो एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके बाद सोल्जर्स वहां फंसे स्टूडेंट्स को काइसिल में चढ़ाकर बिल्डिंग से नीचे उतारने लगते हैं। ये सब देखकर ग्रॉक्टर समझ जाता है कि कभी ना खत्म होने वाले रेड ऑर्क्स इसी के हैं। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हो, लेकिन जिन्वू अपना माना रिलीज करते हुए उसे और भी खतरनाक तरीके से देखने लगता है। ग्रॉक्टर अब समझ जाता है कि जिन्वू उसकी बातों का रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, इसीलिए ग्रॉक्टर ऑर्क्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्क्स तुरंत जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्क जिन्वू के सिर में अटैक करने वाला था, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे अपने पैरों से कुचलकर एक झटके में ही खत्म कर देता है। इसके बाद दो और ऑर्क्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और दूर से ही उन दोनों का गला पकड़ लेता है और बिना टच किए ही उन ऑर्क्स को कीड़ों की तरह मसल देता है। जिन्वू जिस तरह से उन ऑर्क्स को मार रहा था, ये सब देखकर सभी ऑर्क्स की फटी हुई थी। इसीलिए वो सभी ऑर्क्स अब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी का गला कट रहा था, किसी का हाथ कट रहा था, तो किसी का सिर उड़ रहा था। जिन्वू इतने गुस्से में होता है कि वो एक साथ उन सभी ऑर्क्स को खत्म कर देता है। चारों तरफ केवल ऑर्क्स का ब्लड दिखाई देता है और ये सीन काफी खतरनाक होता है। उन्हें खत्म करने के बाद जिन्वू उन ऑर्क्स के चीफ ग्रॉक्टर की तरफ आने लगता है। ये सब देखकर ग्रॉक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। जिन्वू को पास आते देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि ग्रॉक्टर वहां से हिल भी पाता, जिन्वू उसका गला पकड़कर दीवार में पटक देता है। जिन्वू सभी मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को देखता है और गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम सब इंसानों को मारने के लिए इस हद तक जा रहे हो। तब ग्रॉक्टर उसे बताता है कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज गूंजती है कि इंसानों को खत्म कर दो। तब जिन्वू उससे पूछता है कि तो क्या मुझे मारने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई? और अब ग्रॉक्टर सच में इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जिन्वू से माफी मांगने लगता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या मुझे मारने के लिए कोई आवाज नहीं आई। ग्रॉक्टर फिर से माफी मांगने लगता है। तब जिन्वू बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं हूँ। जिन्वू उसे बताता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा, जिसके बाद जिन्वू उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां नाइट गिल्ड के हंटर्स बेरू के साथ रेड कर रहे थे। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि जिन्वू की सोल्जर एंट्स डंजन के अंदर अनडेड की पूरी आर्मी को मारकर उनकी बॉडी को खा रही होती है, लेकिन नाइट गिल्ड की ये हीलर हंटर एक एंट के मुंह से अनडेड की बॉडी को खींच रही थी। वो उस एंट से बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वैम्पायर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लीज मत खाओ। लेकिन वो एंट उस लड़की को पंजे मारते हुए उस अनडेड को चट कर जाती है। वो एंट उस लड़की पर चीखते हुए गुस्सा दिखाती है, लेकिन तभी बेरू वहां आकर उस एंट को रोक लेता है और उस लड़की को हील कर देता है। वो बेरू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद बेरू सभी एंट्स को लेकर बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है और पीछे खड़ी वो हंटर ये देखकर हैरान थी कि किसी समन का हीलिंग मैजिक उससे बेहतर कैसे है। तभी हम बॉस के रूम का सीन देखते हैं, जहां पहले ही नाइट गिल्ड के हंटर्स पहुंच चुके थे, जहां हंटर्स की ये देखकर फट जाती है कि डंजन का बॉस आर्चलिच है। इसके अलावा वो देखते हैं कि उसके साथ 10 और डेथ नाइट्स हैं। आर्चलिच अनडेड मॉन्स्टर्स की एक स्पीशीज है जो एस रैंक या फिर टॉप टायर ए रैंक के गेट्स में ही दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक ने कुछ साल पहले अकेले ही चीन के गॉड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके सामने कोई एस रैंक हंटर ही टिक सकता है। आर्चलिच में जिन्वू की तरह नेक्रोमैंसर की पावर्स होती है, जो मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये उन सभी मरे हुए को रिवाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आर्चलिच को देखकर नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क समझ गया था कि इसे हराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का हंटर बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी पार्क देखता है कि उनके पीछे से भी अनडेड की आर्मी आ रही है। तभी उनकी हीलर हंटर आके बताती है कि ये वही अनडेड्स हैं जिन्हें एंट्स ने खा लिया था। पार्क तुरंत उसे वहां का गेट बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सेक्रेड शील्ड का यूज करती है और अनडेड्स को रोक कर रखती है। पार्क समझ जाता है कि उनके बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं और अब वो जिन्वू के बिना नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो हंटर अपने मास्टर पार्क को बताती है कि वो अनडेड्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती है। अब नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स
हंटर्स वहां फंस चुके थे, लेकिन तभी वहां बेरू आ जाता है। बेरू को देखकर आर्च लिच बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो। वो बेरू से पूछता है कि आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर क्यों है। तब बेरू उसे बताता है कि हमें खुद किंग ने चुना है और तुम्हें नहीं चुना है। ये सुनकर आर्च लिच हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आर्च लिच बोलता है कि मैं खुद किंग से बात करूंगा, लेकिन तभी बेरू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। बेरू उसके गले में लटके हुए पेंडेंट में अटैक कर देता है जो उसका हार्ट है, और इस तरह आर्च लिच बेरू के एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। सभी हंटर्स हैरान थे कि इसने आर्च लिच को एक पंच में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वो देखते हैं कि आर्च लिच के मरते ही अनडेड की पूरी आर्मी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद बेरू फिर से चीखता है। उसे देखकर पार्क बताता है कि उसे पता था कि ये पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा हंटर बोलता है कि इनके जैसे सोल्जर्स के होते हुए जिन्वू को गेट के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने सोल्जर्स के दम पर ही डंजन्स क्लियर कर सकता है। पार्क सोचता है कि भले ही जिन्वू अकेले ही रेड कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो अकेले रेड पर नहीं जा सकता है। इसके लिए उन्हें मिनिमम हंटर्स ले जाने वाला रूल फॉलो करना होगा। इसीलिए नाइट गिल्ड ये प्लान बनाता है कि नाइट गिल्ड जिन्वू को अपने उतने हंटर्स देगा जितना रेड में जाने के लिए जरूरी होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके हंटर्स की स्किल बढ़ेगी और वो उसकी मेहनत का फल भी खाएंगे। दूसरी तरफ हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां ऑर्क्स द्वारा मारे गए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वू को गोगनही के साथ एक कार में जाते हुए देखते हैं, जहां वो स्कूल में बचे हुए और मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद गोगनही जिन्वू को एक चार्ट दिखाता है, जिसमें अजीब ये था कि पूरी दुनिया में लगातार गेट खुलने के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वो एक और अजीब बात बताता है कि लगातार अवेकन हुए हंटर्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि ये दुनिया अपना बैलेंस बना रही है और बदलाव आ रहा है। इसके बाद जिन्वू गोगनही से पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहता है। तब गोगनही बताता है कि जापान, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सभी देश जिन्वू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जिन्वू को खुद के देश में लाना चाहते थे। इसीलिए गोगनही जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोरिया छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनके पास उसे मिलाकर केवल 10 एस रैंक हंटर थे, जिसमें 2 मारे गए और एक अमेरिका चला गया। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अब जिन्वू भी कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वो जिन्वू को उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ता है जहां जिन्हा को लाया गया था। गोगनही उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम हमें जरूर बताना जो हम तुम्हारे लिए कर सकें। तब जिन्वू गोगनही को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अकेले रेड मिशन करने दिया जाए, मतलब रेड के लिए उसे मिनिमम हंटर ले जाने वाला रूल ना फॉलो करना पड़े। गोगनही हैरान हो जाता है और बताता है कि ये रूल हंटर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो समझ जाता है कि जिन्वू अकेले रेड करना चाहता है, इसीलिए उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। पहले तो गोगनही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिन्वू कोरिया छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो जिन्वू की बात मान जाता है। जब जिन्हों को पता चलता है कि जिन्वू को गिल्ड के लिए तीसरा कोई ऐसा मेंबर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में कोई इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो, तब जिन्हों को अपनी कजन सिस्टर सुह्यून की याद आती है। सुह्यून बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो ए रैंक हंटर के साथ साथ एक मॉडल और सेलिब्रिटी है जिसे हर कोई जानता है। जिन्हों अपनी सिस्टर को कॉल करता है और उससे अपना गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पूछता है और उसे बताता है कि हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे, लेकिन सुह्यून उससे बोलती है कि तुम मुझे ऐसा गिल्ड ज्वाइन करने को बोल रहे हो जिसका कोई नाम भी नहीं है। पहले उसे लगता है कि जिन्हों किसी धोखे का शिकार हो रहा है, लेकिन जब जिन्हों उसे बताता है कि वो संग जिन्वू के साथ काम करने की बात कर रहा है, तब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती और तुरंत जिन्वू के ऑफिस पहुंच जाती है। जिन्वू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्हों इस लड़की की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। जिन्हों उसे बताता है कि ये उसकी कजन सिस्टर है। सुह्यून भी जिन्वू को देखकर हैरान थी। वो बताती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो जिन्वू को सामने से देख रही है। इस पर जिन्हों अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें झटका क्यों लग रहा है, तुम तो खुद एक सेलिब्रिटी हो। तब वो बताती है कि वो इसलिए जिन्वू को देखकर एक्साइटेड है क्योंकि ये वही है जिसने ली मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद सुह्यून अहजिन गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और जिन्वू भी उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद सुह्यून सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए जिन्वू के साथ एक सेल्फी के लिए पूछती है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां सभी हायर अप्स एक मीटिंग में थे, क्योंकि गोगन ही जिन्वू के लिए उस रूल को पास करवाना चाहता था जिससे वो अकेले रेड कर पाए। मीटिंग में ये बंदा गोगन ही से बोलता है कि क्या आप समन किए हुए बीस्ट को स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर बनाना चाहते हैं। वो इस आइडिया को बेतुका और बकवास बताता है। वो बोलता है कि ये रूल संग जिन्वू के गिल्ड बनाते ही सामने आ गया, मतलब आप जिन्वू की तरफदारी कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलता है कि हंटर एसोसिएशन सभी हंटर्स की भलाई के लिए है, न कि सिर्फ जिन्वू के लिए। तब गोगन ही उन्हें बताता है कि ये सिर्फ जिन्वू के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसके बाद गोगन ही उन सबसे पूछता है कि अगर आपके पास एक तरफ 20 ए रैंक हंटर्स का स्क्वाड है और दूसरी तरफ जिन्वू के अकेले का स्क्वाड है, और अगर डंजन ब्रेक के समय आपके पास इनमें से किसी एक ही स्क्वाड को
वहाँ भेजने का ऑप्शन है तो आप किसे भेजेंगे? गोगन ही के इस सवाल से वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। सामने वाला बंदा भी चुप हो जाता है क्योंकि वो खुद फट्टू था, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी के लिए हंटर एसोसिएशन के पास एक नया घर खरीदा है। इसके बाद गोगन ही उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया की गिल्ड जिन्वू को अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो कोरिया में रुकेगा अगर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गोगन ही उन्हें डोंग वुक की याद दिलाता है कि किस तरह अमेरिका उसे उनकी नाक के नीचे से अपने देश ले गया था। अंत में गोगन ही उन्हें बताता है कि अगर ये ट्रीटमेंट आपको बकवास लगती है तो ये बात भी याद रखना कि जब कोरिया में फिर से कोई एस रैंक गेट खुलेगा तब उन्हें कौन बचाएगा। ये सब सुनकर सभी गोगन ही की बात मान जाते हैं और जिन्वू को उसके सोल्जर्स के साथ अकेले रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम चाहे इनको देखते हैं जो सूह्यून की पोस्ट को देखकर शॉक हो जाती है और ये देखकर गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी बजाय सूह्यून जिन्वू के गिल्ड की 3rd मेंबर बन चुकी है। इसके अलावा वो सोचती है कि जिन्वू उसे डेट कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक ए रैंक का गेट देखते हैं जहां जिन्वू और जिन्हो रेड के लिए पहुंच चुके थे। गेट को देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा गेट उसने पहले कभी नहीं देखा था। रेड में जाने से पहले जिन्वू अपने उतने सोल्जर्स को समन करता है जितने रेड के लिए हंटर्स की जरूरत होती है। इसके बाद हंटर एसोसिएशन का चीफ इंस्पेक्टर जिनचुल सभी सोल्जर्स का माना चेक करता है और देखता है कि ये सब बी और उसके ऊपर के रैंक के हैं जो इस तरह के गेट से पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिनचुल बोलता है कि वो सब बेवकूफ हैं जो जिन्वू की इस ट्रीटमेंट को लेकर बहस कर रहे थे। जिन्वू अब रेड में जाने वाला था लेकिन तभी वो देखता है कि जिनचुल भी अपना सूट पहन रहा है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब जिनचुल उन्हें बताता है कि उसे चेयरमैन ने इस रेड में नजर रखने के लिए भेजा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिन्वू को अकेले रेड करने देने का डिसीजन सही है या नहीं। इसके बाद जिन्वू के साथ जिन्हो और जिनचुल भी गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद जिनचुल पूरी तरह हैरान था क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स ए रैंक के मैजिक बीस्ट को लगातार खत्म कर रहे थे। वो टस्क और बेरू की फाइट को देख रहा था। जिनचुल सोचता है कि बीस्ट मरते जा रहे हैं क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो इग्रिस को देखता है और समझ जाता है कि ये ज्यादा पावरफुल है। इग्रिस के सोर्ड की लाइटनिंग एक बार में ही आसपास के बीस्ट को साफ कर रही थी, जिसे देखकर जिनचुल सोचता है कि सिर्फ हाई लेवल का मैजिक ही इतने लाइटनिंग अटैक कर सकता है क्योंकि जितनी बार वो सोर्ड घुमाता है उतनी बार लाइटनिंग निकलती है। ज्यादातर बीस्ट को इग्रिस ही अपने सोर्ड से खत्म करता जा रहा था। इग्रिस को देखकर जिनचुल सोच रहा था कि वो ए रैंक से भी ऊपर का है। वो सोचता है कि अगर वो इग्रिस से फाइट करे तो क्या वो उससे जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर एंड बीस्ट की बॉडी को खाने वाली होती है। तब जिन्वू उसे लात मार के उड़ा देता है और उन्हें खाने से मना करते हुए बोलता है कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती होती है। इसके बाद जिन्वू चिल्लाते हुए कुछ सोल्जर्स को बोलता है कि माना क्रिस्टल्स की माइनिंग करते रहो। जिनचुल उसे देखकर हैरान था कि एक ए रैंक डंजन को संभालना, कॉर्प का ध्यान रखना और माइनिंग करना, ये सब वो अकेले ही कर रहा है। वो बोलता है कि ये सच में 1 मैन आर्मी है। वो अब समझ जाता है कि क्यों चेयरमैन ने उसे इस रेड में नजर रखने के लिए बोला था। सभी बीस्ट के खत्म होने के बाद अब उनके सामने इस डंजन का बॉस आ चुका था। जिन्वू माइनिंग करने वाले सोल्जर्स को छोड़कर सभी को वापस बुला लेता है। ये देखकर जिनचुल पूछता है कि तुमने उन्हें वापस क्यों बुला लिया, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे सोल्जर्स ही काफी थे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर वो अपने सोल्जर्स पर ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसकी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और सीधे बॉस के ऊपर जंप करता है और उसके सिर को काटते हुए उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। बॉस के खत्म होते ही जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी कुछ स्किल अपग्रेड हो जाती है। शैडो एक्सचेंज करने का कूलडाउन टाइम भी अब 3 घंटे से 2 घंटे हो गया था। मतलब अब वो हर 2 घंटे में शैडो एक्सचेंज स्किल यूज कर सकता है। जिनचुल ये देखकर हैरान था कि जिन बीस्ट का यूज शील्ड और आर्मर के लिए किया जाता है उन्हें इसने केवल अपने 2 डैगर्स से काट डाला। इसके बाद जिन्वू वहाँ के बॉस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसका रैंक एलीट नाइट और लेवल 13 था। जिन्वू देखता है कि ये उतना ही पावरफुल है जितना ये तब था जब जिंदा था, लेकिन जिन्वू इस बात से हैरान था कि उसका साइज काफी छोटा हो गया है क्योंकि शैडोज या तो सेम साइज या उससे बड़े साइज की होती है। जिन्वू देखता है कि भले ही इसका और टस्क का रैंक एलीट नाइट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा माना है और ये टस्क से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू सोचता है कि अगर ये खुद को बड़ा करने के लिए मैजिक का यूज करता है तो ये इसका ओरिजिनल साइज होगा। जिन्वू बोलता है कि जो भी हो ये उसकी शैडो आर्मी के लिए बहुत बड़ी चीज है, जिसके बाद जिन्वू इस सोल्जर का नाम जिमा रख देता है। वहीं जिन्हो ये देखकर खुश था कि जिन्वू ने किस तरह उसे समन बीस्ट में बदल दिया। उधर जिनचुल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसने एक ही दिन में वो सब देख लिया था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके बाद जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू जाने से पहले उससे पूछता है कि डंजन के बॉस की बॉडी का क्या करना है। तभी उस डंजन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बड़े पैरों के चलने की आवाज आती है। पहले तो सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये जिन्वू का समन बीस्ट है जो डंजन के बॉस की डेड बॉडी को उठाकर बाहर ला रहा है। वो सब समझ जाते हैं कि जिन्वू ने ए रैंक डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया है और वो सभी टस्क की फोटो लेने लगते हैं। उन्हें देखकर टस्क बोलता है कि फोटो लो जल्दी और स्माइल करते हुए पोज देता है। इसके बाद जिन्वू, जिन्हो और जिनचुल भी डंजन से बाहर निकल आते हैं। जिन्वू और जिन्हो आपस में बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर
पहले से ज्यादा रिपोर्टर्स आ चुके हैं। लेकिन अंदर जो सब हुआ उसे देखकर जिनचुल अभी तक सदमे में था। इसके बाद जिनचुल इस रेड की रिपोर्ट देने के लिए गोगनही के पास जाता है और उसे सब बताता है। उसके अभी भी पसीने आ रहे थे। गोगनही उससे बोलता है कि तुमने अंदर जो भी देखा वहाँ तुम्हारी तरह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही हैरान होता। तब जिनचुल गोगनही से बोलता है कि मैंने जो वहाँ देखा वो कोई रेड नहीं थी बल्कि एक तबाही थी। इसके बाद गोगनही जिनचुल को आराम करने के लिए भेज देता है। अब गोगनही सोचता है कि जिन्वू ने अकेले ही ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया। इसके अलावा वो माना क्रिस्टल्स और उनकी बॉडी को भी बाहर लेकर आया। गोगनही बोलता है कि अब समझ आया कि उसे वन स्ट्राइक स्क्वाड क्यों बोलते हैं। वो एक वन मैन गिल्ड है, बल्कि वो खुद ही एक गिल्ड है। इसके बाद गोगनही सोचता है कि कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हंटर्स की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके बाद हमें जापान के शिंजुकू टोक्यो का सीन दिखाया जाता है। जापान में अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था और वहाँ के लोगों को आसमान में एक भयानक साया मंडराते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमें जापान के गवर्नमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ब्लेड फैंटम्स, अनबीटेबल किंग और स्नोवी माउंटेन्स के गिल्ड के मास्टर्स को एक साथ देखते हैं। क्योंकि एस रैंक गेट खुलने के बाद जापान के पीएम द्वारा सभी गिल्ड मास्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तभी वहां ब्लेड गिल्ड के हंटर्स आ जाते हैं। गोतो के मरने के बाद अब इस गिल्ड का मास्टर सुगीमोतो रेजी बन चुका है। ये वही गिल्ड है जिसके साथ एस रैंक हंटर्स को जेजू आइलैंड में बेरू ने खत्म कर दिया था। इसके बाद वहाँ खड़े तीनों गिल्ड मास्टर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गोतो के मरने के बाद ब्लेड गिल्ड अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहा। इसीलिए दूसरे गिल्ड एक साथ मिलकर जापान का सबसे बड़ा गिल्ड बनना चाहते हैं। इस पर रेजी बोलता है कि सारे मिल जाएंगे तब भी वो उनके गिल्ड को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अब सभी गिल्ड मास्टर पीएम के साथ मीटिंग में बैठते हैं, जहाँ पीएम उन सभी पर चिल्लाता है कि एक एस रैंक गेट टोक्यो में खुला है और अभी तक हंटर एसोसिएशन ने क्यों कुछ नहीं किया, और अगर डंजन ब्रेक हो गया तब क्या होगा। तब उन्हें बताया जाता है कि इस तरह के एस रैंक के गेट को एस रैंक के हंटर्स भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसे केवल नेशनल लेवल हंटर्स ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदा बताता है कि हमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जब एक एस रैंक का गेट ब्रेक होता है तब कितनी तबाही होती है ये सब हम जेजू आइलैंड में देख चुके हैं। तभी एक गिल्ड मास्टर बताता है कि हमें अब थॉमस आंद्रे को बुला लेना चाहिए। इस पर पीएम का सेक्रेटरी उसे बताता है कि हमारी कंट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन जैसों को बुला सकें। वो उन्हें बताता है कि फिलहाल हम दुनिया भर के बेहतरीन हंटर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में गेट खुलने के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ही कंट्री उन्हें अपने हंटर्स दे सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि केवल कुछ ही हंटर्स होंगे जो एस रैंक गेट से निपटने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद रेजी उन्हें यूरी नाम के एक हंटर के बारे में बताता है, जो एक बैरियर स्पेशलिस्ट एस रैंक हंटर है। रेजी बताता है कि वो तब तक हमारी हेल्प करेगा जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे। रेजी उन्हें बताता है कि वो इस मिशन के लिए यूरी का यूज करने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। वो सोच रहा था कि उसका लेवल बढ़ने से उसकी सभी जॉब स्पेसिफिक स्किल अपग्रेड हो गई है और अब उसे ये देखना है कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने पर क्या होता है। जिन्वू ऑफिस के नीचे पहुंच चुका था, जहां वो सोच रहा था कि जिन्होंने अकेले ही गिल्ड को अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन उसे और लोगों को गिल्ड में शामिल करना होगा। तभी वो वहां चाहे को देखता है। चाहे उसे देखकर पीछे मुड़ जाती है। जिन्वू उससे बोलता है कि वो उससे क्यों भाग रही है और वो उसके ऑफिस के नीचे क्या कर रही है। तब चाहे घबराते हुए उसे बताती है कि उसने अपनी कार को यहाँ पार्किंग लॉट में छोड़ दिया था। तब जिन्वू को याद आता है कि जिस दिन उसने चाहे का टेस्ट लिया था उसने शैडो एक्सचेंज का यूज करा था और उसकी कार यहीं रह गई थी। इसके बाद चाहे पूछती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करके गिल्ड में सुह्यून को क्यों चुना, क्या ए रैंक एस रैंक से भी ऊपर है, और वो पूछती है कि तुमने उसके साथ सेल्फी क्यों ली, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। जिन्वू कुछ बोल पाता इसके पहले ही चाहे उसे बताती है कि मिन व्युंग ने उसकी पावर्स के बारे में उसे कुछ मैसेज देने के लिए बोला था। जिन्वू शॉक हो जाता है और उसे अकेले में अंदर चल के बात करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि जिन्हों किसी काम के लिए बाहर गया था इसीलिए वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद चाहे जिन्वू को बताती है कि जब मिन व्युंग ने उसे हील किया था तब उसकी शैडो ने उससे बातें करी थी। उसने बोला था कि जिन्वू से बताना कि वो अपने अंदर छिपी पावर से संभल कर रहे। दरअसल मरने के बाद जब वो शैडो बना था तब वहाँ उसके साथ क्या कुछ हुआ यही वो जिन्वू को बताना चाहता था। वो चाहे इनको बताता है कि किसी ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। भले ही वो पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन वो पूरी तरह होश में था और उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही थी। वो चाहे को बताता है कि शैडो बनने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो गुलाम बन गया हो और केवल उसी की सेवा करने के लिए रिवाइव हुआ हो। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना ये था कि शैडो बनने के बाद जिन्वू की सेवा करने से उसे खुशी मिल रही थी। चाहे को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मिन व्युंग उसे बताता है कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे इसके बारे में बताना होगा कि जिन्वू की सच्ची आर्मी है। इसके बाद हम जिन्वू को एक डंजन के अंदर बैठे हुए देखते हैं। जिन्वू चाहे इनकी बताई हुई बातों के बारे में सोच रहा था कि उसे अपनी पावर्स की सच्चाई का पता लगाना होगा। डंजन के अंदर जिन्वू के सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं और जिन्हों और जिन्वू आराम से बैठकर बर्गर खा रहे थे। तभी जिन्हों बोलता है कि उसे उन दिनों की याद आ रही है जब वो सी रैंक के डंजन्स में रेड किया करते थे। इस पर जिन्वू गुस्से में उसे बोलता है कि मुंह में खाना भरकर बात मत करो। इसके
इसके बाद जिन्हों उससे बोलता है कि आपके सोल्जर्स खुद ही सब संभाल सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपना काम इन्हें ही करने दें। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जितना दूर रहेगा उसे उतने कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा वो बताता है कि अगर वो इन सोल्जर्स पर नजर नहीं रखेगा तो पता नहीं ये सब क्या कर डालेंगे। ये सुनते ही जिन्हों की फट जाती है। इसके बाद जिन्हों जिन्वू से उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है जो कि हॉस्पिटल में थी। जिन्वू उसे बताता है कि उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे बेस्ट सोल्जर को रखा है, इसीलिए वो ठीक होगी। इसके बाद जिन्वू सोचता है कि जब बात हुई है तो एक बार चेक कर लेता हूँ, और जिन्वू शैडो प्रिजर्वेशन स्किल का यूज करता है। इस स्किल से वो अपने शैडो सोल्जर्स के सेंसेस को खुद के साथ शेयर कर सकता है, जिससे जिन्वू वो सब कुछ देख सकता है जो उसके सोल्जर्स देख रहे हैं। जिन्वू जैसे ही देखता है वो पाता है कि बेरू अभी टीवी देख रहा है और नौटंकी कर रहा है। वो देखता है कि जिन्हा आज जल्दी सो गई है और यही वजह है कि बेरू मजाक कर रहा है। जिन्वू अजीब सा फेस बनाते हुए सोचता है कि क्या बेरू को ड्रामा देखना पसंद है। इसके बाद जिन्वू दूसरे सोल्जर्स को भी देखने लगता है। एक सोल्जर जिसे उसने अपनी माँ की सिक्योरिटी के लिए रखा था, वो वहाँ देखता है कि वो वेजिटेबल्स खरीद रही है। दूसरे में वो हंटर्स को देखता है। इसके बाद वो तीसरे सोल्जर को देखता है जहाँ चाहे नहा रही थी। ये देखते ही वो घबराकर लाल हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि इसके लिए उसे चाहे से माफी मांगनी चाहिए और उसे डिनर पर ले जाना चाहिए। इसके बाद जिन्वू को जिन्हों बताता है कि जापान में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ है और अगर 3 दिन के अंदर उसे बंद नहीं किया गया तो वो ब्रेक हो जाएगा। वो जिन्वू को बताता है कि जापान दुनिया भर के हंटर्स को बुला रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास भी कोई कॉल आई थी। तब जिन्वू बताता है कि उसे कॉल आया था, लेकिन उसे लगा अब तक गेट बंद हो गया होगा, इसीलिए वो अभी तक नहीं गया। इसके बाद वो बताता है कि उसे अभी इससे बड़े काम को अंजाम देना है। जिन्वू डबल डंजन के बारे में सोच रहा था कि उसे बहुत जल्द अपनी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि डबल डंजन का गेट खुलने में अब केवल एक ही दिन बचे हुए हैं। इसके बाद जिन्वू और जिन्हा उठते हैं और वहाँ के काम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जिसके साथ मिलकर रेजी इस मिशन को पूरा करना चाहता था। टोक्यो में मिशन के लिए उसके पास रेजी की टीम आती है। यूरी उन्हें खुद को दुनिया का बेस्ट सपोर्टिव एस रैंक हंटर बताता है। वहाँ रेजी उसे बताता है कि इस मिशन के लिए जापान ने 6 एस रैंक के हंटर्स को भेजा है, क्योंकि हर एक गिल्ड का एक एस रैंक हंटर बाहर के उन ए रैंक गेट्स को संभालेंगे जो पूरे जापान में खुल रहे हैं। लेकिन यूरी उनके प्लान का मजाक उड़ाता है कि वो इस प्लान से पूरी कंट्री को नहीं बचा पाएंगे। यूरी उनके सामने डील करता है कि उसे हर दिन के 10 मिलियन चाहिए। यूरी बोलता है कि तुम मुझे हायर कर लो, जिसके बाद तुम जब तक चाहोगे तब तक मैं एस रैंक गेट को जाम करके रखूंगा और ब्रेक नहीं होने दूंगा। वो बोलता है कि उसे पूरे साल के 3.6 बिलियन चाहिए। हंटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे थे। तब यूरी उनका मजाक उड़ाता है कि फिर ये देश छोड़कर चले जाओ। वो उन सब की बुरी तरह बेइज्जती करता है कि उन सबको उसके जूते चाटने चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे खड़े हजारों हारे हुए लोगों की जगह मुझे हायर करना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तभी इन 2 जापानीज हंटर्स को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूरी उन्हें बैरियर के अंदर जाम कर देता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाते हैं। वो सब हैरान थे, क्योंकि वो एस रैंक हंटर होते हुए भी हिल तक नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो उन्हें ऑफर करता है कि वो उनके लिए एस रैंक गेट को ब्लॉक कर देगा और बोनस में उनके लोगों की लाइफ भी बचेगी। उसकी एबिलिटी देखकर रेजी हैरान था। वो यूरी को बताता है कि ये कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट उसके बताए गए प्राइस पर उसे हायर करेगी। रेजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें यूरी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जहां वो अपने उस मिशन में जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिसके लिए वो बहुत दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि अब डबल डंजन का गेट खुलने में कुछ ही टाइम रह गया है। जिन्वू अपनी माँ को बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट है और वो वापस आ जाएगा। उसके वहाँ से निकलते ही गेट के खुलने का टाइम अब कंप्लीट हो जाता है और की के गेट के खुलने की लोकेशन रिवील हो जाती है। इसके बाद हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से गेट खुल चुका था। वहाँ सभी हैरान थे कि एक ही जगह पर दूसरा गेट खुला है, और तभी वहाँ जिन्वू पहुँच जाता है। वहाँ खड़े बाहर के हंटर्स उसे बताते हैं कि ये गेट सी रैंक के आसपास का है और ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। तब जिन्वू उनसे पूछता है कि क्या कोई स्क्वाड इस गेट के अंदर गया है। वहाँ खड़ी हंटर उसे बताती है कुछ घंटे पहले एक स्क्वाड अंदर जा चुका है। ये सुनते ही जिन्वू उनसे बोलता है कि इस रेड को अभी बंद करो। वो लड़की बोलती है कि माना मीटर के हिसाब से ये गेट सिर्फ सी रैंक का है। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि स्ट्राइक स्क्वाड खतरे में है और अगर हमने रेड नहीं रोकी तो सब मारे जाएंगे। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। जिन्वू अंदर जाते हुए उन्हें बताता है कि वो स्ट्राइक स्क्वाड को वापस लेकर आएगा। तभी हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ स्ट्राइक स्क्वाड बाहर के मॉन्स्टर्स को खत्म करके एक गेट तक पहुँच चुके थे। वहाँ खड़े हंटर्स सोच रहे होते हैं कि ये शायद बॉस का रूम होगा। वो सब उस गेट को नहीं खोल पाए थे, इसीलिए वहाँ से लौटने का सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई इतना पावरफुल नहीं था जो उस गेट को एक खरोंच भी दे पाए। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है। वो सब उसे देखकर डर जाते हैं। वो जिन्वू से पूछते हैं तुम कौन हो। जिन्वू बताता है कि वही जो डबल डंजन से बचकर लौटा था। तब वो समझ जाते हैं कि ये एस रैंक हंटर जिन्वू है। इसके बाद जिन्वू उन्हें बताता है कि गेट के पीछे बहुत ज्यादा खतरा है और वो सब यहाँ से लौट जाएं। इसके आगे वो संभाल लेगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और देखता है कि गेट किसी स्पेल से लॉक है। तब उसे नोटिफिकेशन आती है कि गेट लॉक है और की का यूज करो। तब जिन्वू की निकालता है और
और देखता है कि की का शेप पहले से चेंज हो चुका है। इसके बाद जिनवू की का यूज करके गेट खोल देता है और अंदर जाने लगता है। वहाँ खड़े हंटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसने गेट को कैसे खोला। इसके बाद इस स्क्वाड का एक हंटर जिनवू से बोलता है कि डंजन का परमिट हमने खरीदा है और आपको कोई अधिकार नहीं है हमें वापस भेजने का। तब जिनवू सोचता है कि ये सही बोल रहा है, एस रैंक हंटर होने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को ऑर्डर दूं। जिसके बाद जिनवू उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो कोई भी अंदर जाना चाहता है जा सकता है। आगे वाला बंदा ताव में अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि कोई बिना की के अंदर घुस आया है जिसकी एंट्री अलाउ नहीं है। जिसके तुरंत बाद वहाँ का एक स्टैचू उसका काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी जिनवू पीछे से उसे खींचकर बाहर फेंक देता है। जिनवू उसे बताता है कि इसके अंदर ऐसी काफी चीजें होने वाली हैं, क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? लेकिन अब उसकी फट चुकी थी। इसके बाद जिनवू उन सभी को बोलता है कि तुम सब लोग इसी वक्त यहाँ से बाहर चले जाओ और हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट करो और उन्हें बताना कि डबल डंजन दिखाई दिया है। इसके बाद जिनवू गेट के अंदर चला जाता है और तुरंत गेट बंद हो जाता है। अंदर जाते ही जिनवू एक बार फिर वही सब कुछ देखता है जो वो पहले भी देख चुका है और जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। जिनवू बोलता है कि फाइनली मैं वापस आ गया, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि उसकी हड्डियां अब पहले जैसी नहीं रही। जिनवू उन सभी स्टैचूज को देखकर समझ जाता है कि ये ना तो बीस्ट हैं और ना ही जिंदा हैं, ये सिर्फ पपेट्स हैं और यहाँ केवल एक ऐसा है जो माना रेडिएट कर रहा है। वो एक स्टैचू को देखकर बोलता है कि तो तुम हो उसके कंट्रोल में, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तब जिनवू गुस्से में बोलता है कि क्या तुम अब भी अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए? तब रूल्स वाला स्टैचू अपनी आंखें खोलते हुए खतरनाक स्माइल करता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी दूर तक आ ही गए। इसके बाद हम जापान के एयरपोर्ट पर यूरी को देखते हैं, जिसे जापान में खुले एस रैंक गेट को ब्रेक होने से रोकने के लिए जापानीज गवर्नमेंट द्वारा हायर किया गया है। ये वही बंदा है जिसके पास रेजी की टीम डील करने गई थी। यूरी को देखते ही एयरपोर्ट के बाहर खड़े रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। रिपोर्टर्स यूरी से पूछते हैं कि वो एक एस रैंक के गेट को किस तरह रोकेगा। तब वो उन्हें बताता है कि वो गेट के बाहर एक मैजिक बैरियर बनाएगा और उसमें अपना माना देता रहेगा और जब तक उसका बैरियर रहेगा तब तक अंदर का कुछ भी गेट के बाहर नहीं आ पाएगा। तब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि तो क्या आप अकेले ही गेट को संभालने के लिए काफी हैं? तब वो बोलता है कि अकेले उसके लिए ये नामुमकिन है। वो बताता है कि उसका मैजिक आसपास के माना को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अगर टोक्यो के आसपास बड़ी मात्रा में माना क्रिस्टल्स होंगे तो उसका मैजिक क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करके बैरियर बना देगा और ये बैरियर गेट के सामने एक बड़ी दीवार जैसे बन जाएगा। इसके बाद यूरी बोलता है कि ये याद रखना कि मैं तुम सबको बचाने जा रहा हूँ। उसकी इन बातों को गोगन ही और जिंचुल भी टीवी में देख रहे होते हैं। उसे देखकर गोगन ही जिंचुल से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो एस रैंक गेट को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर वो फेल हुआ तब क्या होने वाला है। इसके बाद गोगन ही उससे जिनवू के बारे में पूछता है। जिंचुल उसे बताता है कि वो अभी सियोल के गेट्स को बंद करने में लगा है। जिंचुल गोगन ही को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें उन जगह के डंजन्स थे जहां रेड करने के लिए जिनवू उनसे परमिशन लेना चाहता है। गोगन ही लिस्ट देखकर हैरान हो जाता है कि जिनवू इतने सारे गेट्स की परमिशन मांग रहा है, लेकिन गोगन ही और जिंचुल ये सोचकर खुश होते हैं कि एक नई गिल्ड दूसरे गिल्ड से ज्यादा पावरफुल है। तभी जिंचुल के पास हंटर्स की एक कॉल आती है जिसमें जिंचुल को बताया जाता है कि जिस स्कूल में गेट खुला था और जहां ऑर्क्स के हाथों कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे, उसी स्कूल के यार्ड में एक और गेट खुला है और उस गेट के अंदर एक डबल डंजन खोजा गया है। डबल डंजन सुनते ही जिंचुल के पसीने आ जाते हैं। इसके बाद जिंचुल को एक और बात बताई जाती है कि संग जिनवू उस डबल डंजन के अंदर जा चुका है। इसके बाद हमें डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां जिनवू रूल वाले स्टैचू के पकड़े हुए रूल स्टोन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपने पंख निकालकर उड़ने लगता है और जिनवू से बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गए। जिनवू सोचता है कि क्या उसने उस स्टोन को तोड़कर सही किया। जिनवू उससे बोलता है कि उन सो कॉल्ड कमांडमेंट्स का कभी कोई मतलब था ही नहीं। तब वो स्टैचू जिनवू को बताता है कि उनका कुछ तो मतलब था, खैर अब वो उतना जरूरी नहीं है। इसके बाद जिनवू उससे पूछता है कि क्या वो तुम थे जिसने मुझे यहाँ तक बुलाया। जब वो हाँ बोलता है तब जिनवू उससे पूछता है कि क्या वो एक मैजिक बीस्ट है। तब वो स्टैचू जिनवू से बोलता है तुम गलत सवाल कर रहे हो। वो उसे बताता है कि तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। इसके बाद वो जिनवू को बताता है कि ये उसका लास्ट टेस्ट है और अगर वो अंत तक अपने पैरों पर खड़ा रहा तो वो जिनवू के सभी सवालों के जवाब देगा और उसका जवाब ही उसकी तरफ से जिनवू का इनाम होगा। तभी जिनवू की तरफ स्टोन सोल्जर्स आने लगते हैं। जिनवू तुरंत अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन वो स्टैचू चुटकी बजाते ही जिनवू के शैडोज को बाहर निकलने से रोक देता है और उसे बताता है कि ये एक टेस्ट है जिसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। वो बताता है कि लास्ट टेस्ट के लिए जॉब स्पेसिफाइड स्किल काम नहीं करेगी। वो जिनवू से बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ, तुम्हारे सोल्जर्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो बताता है कि अब तुम हीलिंग पोशन और दूसरी चीजें स्टोर से नहीं खरीद सकते हो और तुम स्टेट्स रिकवरी के लिए क्वेस्ट और लेवल अप रिवॉर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो जिनवू को बताता है कि तुम अब लास्ट टेस्ट के खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकते हो। वहाँ बहुत सारे स्टोन सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। जिनवू बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसके सारे तरीके यहाँ बेकार हो जाएंगे। वहाँ के सोल्जर्स अब जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिनवू बोलता है कि अभी भी मैं अपनी इन्वेंट्री यूज कर
कर सकता हूँ और अपनी पावर से मैं सबको खत्म कर दूंगा। और वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक सोल्जर जिन्वू पर बड़ी सी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और उसे बीच से तोड़ देता है और टूटी हुई सोर्ड के नीचे वाले पार्ट को फेंककर दूसरे सोल्जर के सिर में घुसा देता है और दौड़ते हुए जंप करके उस सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद दूसरा सोल्जर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से डैगर्स निकाल लेता है और उसकी सोर्ड को काटते हुए उसके सिर में अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। तभी एक सोल्जर जिन्वू पर तीरों से अटैक करता है। तब जिन्वू अपने डैगर से उसके तीरों को हटाते हुए जंप करता है और उसके सिर में अटैक करते हुए उसका भी काम खत्म कर देता है। जिन्वू लगातार उन स्टैच्यूज से फाइट करते हुए बोलता है कि मैं इसी मौके की तलाश में था, बल्कि इसी मौके के लिए जी रहा था। जिन्वू की फाइट को देखकर सोल्जर्स को लीड करने वाला स्टैच्यू बोलता है कि तुमने इतना कुछ पा लिया है, वो भी ह्यूमन बॉडी के साथ। वो जिन्वू को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। जिन्वू उन स्टैच्यूज से फाइट करते हुए बोलता है कि पहले उसे लगता था कि ये स्टैच्यूज टेलीपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब वो उनकी चाल को समझने लगा है। वो स्टैच्यू फिर से बोलता है कि वाकई में जिन्वू ने बहुत बेहतरीन तरक्की कर ली है, लेकिन अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। और तभी वहाँ का सबसे बड़ा स्टैच्यू खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही वहाँ की जमीन धंसने लगती है। इस स्टैच्यू के सामने दूसरे सोल्जर्स बहुत ही छोटे दिख रहे थे। इस स्टैच्यू के खड़े होते ही रूल वाला मेन स्टैच्यू जिन्वू से बोलता है कि अब भगवान की पूजा करने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ हम कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मासुमोतो गोगनही से मिलने आया हुआ होता है। मासुमोतो गोगनही से बोलता है कि वो जापान में खुले एस रैंक गेट के लिए जिन्वू को हायर करना चाहता है। इसके बदले में वो उन्हें जेजू आइलैंड से मिले सारे एसेंस स्टोन्स के राइट्स दे देगा। तब गोगनही उसे बताता है कि जिन्वू अपनी गिल्ड के लिए काम करता है, न कि हंटर एसोसिएशन के लिए। मासुमोतो बोलता है कि वो हंटर एसोसिएशन की हेल्प के बिना जिन्वू से नहीं मिल सकता है और जेजू आइलैंड के एसेंस स्टोन्स के राइट्स केवल जिन्वू से मिलवाने के लिए है। गोगनही हैरान था कि ये केवल जिन्वू से बात करने के लिए इतनी बड़ी कीमत दे रहा है। इसके बाद गोगनही उससे बोलता है कि अगर ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी ही रुक जाओ। मासुमोतो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या बोल रहा है। गोगनही उसे बताता है कि खबर सुनने में आई है कि ब्लेड गिल्ड ने तुमसे सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। मासुमोतो हैरान होकर खड़ा हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता। तब गोगनही उसे बताता है कि इससे सीधे पता चलता है कि अब ब्लेड गिल्ड हंटर एसोसिएशन से फंडिंग नहीं लेता है और केवल गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है। असल में ब्लेड गिल्ड ही पहले जापानीज हंटर एसोसिएशन की मेन पावर थी और गोतो की वजह से ही वो पहले सभी एस रैंक गेट्स में रेड करने का दम रखते थे। पर गोतो के मरने के बाद सब बदल चुका है और ब्लेड गिल्ड के नीचे गिरने के बाद जापान के दूसरे गिल्ड्स आपस में ताकत के लिए लड़ रहे हैं और इस सिचुएशन को हंटर एसोसिएशन भी नहीं संभाल पा रहा है। इसके बाद गोगनही उसे बताता है कि अगर ये गेट सही से बंद नहीं किया गया तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गोगनही गुस्से में उससे बोलता है कि गोतो की मौत, ब्लेड गिल्ड का पतन, जापान के गिल्ड्स के आपस की लड़ाई और वो सब लोग जो तुम्हारी चालाकियों की वजह से मारे गए हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आएगी। दरअसल जब जेजू आइलैंड की रेड हुई थी तब मासुमोतो ने ही ब्लेड गिल्ड को कोरिया भेजा था और गोतो के साथ मिलकर कोरियन हंटर्स की बलि देने का प्लान बनाया था, लेकिन बेरू ने इसी के हंटर्स को खत्म करके इसके प्लान को बर्बाद कर दिया था। उस बार तो ये जिन्वू की वजह से बच गया था, लेकिन अब जब जापान में एक नया एस रैंक गेट ओपन हुआ है तो इसकी फटी हुई है, क्योंकि अगर ये इस एस रैंक गेट को बंद नहीं कर पाया तो इसके सारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे और इस बात को गोगनही अच्छे से समझ चुका था। इसके बाद गोगनही टेबल पर एक रिसीवर रखता है जिसमें जेजू आइलैंड मिशन के दौरान हुई गोतो और मासुमोतो के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड थी, जिसे देखकर मासुमोतो को पसीने आ जाते हैं। गोगनही गुस्से में बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। वो बोलता है कि ये टाइम स्टोन्स के साथ डील करने का नहीं है। अगर जापान के लोगों को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चला तो वही तुमसे निपटेंगे। गोगनही इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो रिसीवर सहित पूरी चेयर को तोड़ देता है। तब मासुमोतो डरते हुए बोलता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि ऐसी घटिया चीजें करूँ। इसके बाद गोगनही उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि एक इंसान की चालाकियों की वजह से एक देश ही नहीं बल्कि पूरा एशिया ही साफ हो जाए। वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें जिन्वू का एहसान मानना चाहिए। दूसरी तरफ जिन्वू स्टैच्यू सोल्जर्स को खत्म कर रहा था, लेकिन वो लगातार आते ही जा रहे थे। तभी वो सब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि अब उनके अटैक से बचने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और उन सबको एक साथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि जिन्वू उन्हें खत्म कर पाता तभी वहाँ का सबसे बड़ा स्टैच्यू जिन्वू पर लेजर बीम से अटैक करता है। जिन्वू तुरंत उन पकड़े हुए सोल्जर्स को उठाकर लेजर बीम के सामने कर देता है, जिससे वो खत्म हो जाते हैं और जिन्वू जंप करके उसके अटैक से बच जाता है और इन सोल्जर्स से फाइट करने के चलते जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू की कमांडर्स टच स्किल अपने फाइनल फॉर्म कमांडर्स अथॉरिटी पर आ जाती है। तभी वो स्टैच्यू एक और लेजर बीम से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू नीचे झुक जाता है। जिन्वू सोचता है कि उसे पहले इस बड़े वाले स्टैच्यू से छुटकारा पाना होगा, जिसके बाद जिन्वू उसकी तरफ स्पीड से आगे बढ़ता है, लेकिन वो स्टैच्यू उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। जिन्वू वहां से बचते हुए जंप करता है और उसके सिर की तरफ जाने लगता है। तभी वो स्टैच्यू एक और लेजर बीम से अटैक करने
करने वाला था, लेकिन जिनवू अपनी स्पीड के साथ कमांडर्स अथॉरिटी की पावर को मिक्स करके ग्रेविटेशनल पुल के साथ उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करता है और सीधे उसके शोल्डर के पास पहुंच जाता है, जिससे वो लेजर बीम के अटैक से भी बच जाता है। जिनवू देखता है कि अपग्रेड होने के बाद ग्रेविटेशनल पुल स्किल ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि उसने अपनी केवल 1% पावर का यूज किया था और वो इतने बड़े टारगेट पर काम कर गई। जिनवू अब फिर से अपने डैगर्स निकालता है और उसके फेस को बुरी तरह काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिनवू सोचता है कि डीमन किंग के डैगर्स कुछ भी काट सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ खरोंच ही आई है। तब जिनवू डिसाइड करता है कि अगर वो इसे काट नहीं सकता तो वो अपनी बॉडी पावर का यूज करेगा। जिनवू प्लान बनाता है कि डैगर्स से जो कट्स लगे हैं उसे वहीं पर अटैक करना है। इसके बाद जिनवू अपना पंच रेडी करते हुए अपना माना रिलीज करता है और सीधे उस स्टैच्यू के गाल में एक खतरनाक पंच लगा देता है और इस पावरफुल पंच से उसका आधा फेस डैमेज हो जाता है। ये देखकर रूल वाला स्टैच्यू बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह के अटैक्स मेरे सबसे बेस्ट क्रिएशन पर करेगा। वहीं जिनवू लगातार उसके फेस पर पंचेस की बौछार करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें 103 लेवल पर होने का असली मतलब बताऊंगा। जिनवू मार मारकर उस स्टैच्यू को नीचे गिरा देता है और खुद भी जंप करके नीचे आ जाता है। नीचे आते ही छोटे वाले स्टैच्यूज उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिनवू कमांडर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और उन सबको नीचे पटक कर खत्म कर देता है। और अब जिनवू देखता है कि इस फाइट के चलते वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी रूल वाला स्टैच्यू तालियां बजाने लगता है। जिनवू उससे बोलता है कि तुम अपना वादा मत भूलना। तब वो स्टैच्यू बताता है ठीक है, लेकिन अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। इस पर जिनवू बोलता है कि तुम देख सकते हो मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तभी जिनवू को अर्जेंट क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद वो जिनवू को बताता है कि मैं खुद तुम्हारा लास्ट टेस्ट हूँ। वो बताता है कि अगर तुमने दिए गए टाइम के अंदर अपने ओपोनेंट को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। जिनवू का टाइम अब स्टार्ट हो जाता है। जिनवू फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब वो बताता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और मैंने ही इस सिस्टम को बनाया है। जिसके बाद आर्किटेक्ट जिनवू से पूछता है कि क्या तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो। इसके बाद हमें बाहर के गेट का सीन दिखाया जाता है। बाहर वाले गेट के पास अब जिनचुल के साथ उसकी पूरी टीम आ चुकी है, लेकिन जिनचुल जानता है कि जिनवू की हेल्प के लिए इतने लोग काफी नहीं होंगे। गेट के पास में जाते ही जिनचुल के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से उसे हड्डी कपा देने वाला ऑरा फील हो रहा था। जिनचुल सबको बताता है कि उसे माना का खतरनाक तूफान फील हो रहा है। जिनचुल अपनी टीम से पूछता है कि क्या कोई आसपास बड़ी गिल्ड है। उसे बताया जाता है कि रेड के लिए हंटर्स गिल्ड तैयार है, साथ ही चोई और चाहे भी आने के लिए मान चुके हैं। तब जिनचुल उन्हें बोलता है कि तुरंत हंटर्स गिल्ड को इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेज दो। दूसरी तरफ जिनवू आर्किटेक्ट से फाइट करने के लिए तैयार था। आर्किटेक्ट अब अपने पंखों को अपने एक्स्ट्रा हाथ में कन्वर्ट कर लेता है और अब उसके 8 हाथ हो चुके थे। जिसके बाद आर्किटेक्ट इतनी स्पीड से जिनवू पर अटैक करता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता। जिनवू उसके अटैक को हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इस पंच से जिनवू इतना तेज उड़ते हुए पीछे क्रैश होता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। जिनवू वापस उठता है, तभी आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों से पंचेस की बौछार कर देता है, लेकिन जिनवू रूलर्स हैंड की पावर से खुद को बचाए रखता है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट उसकी तारीफ करता है और जिनवू के फेस में फिर से एक पंच लगा देता है। लेकिन इस बार जिनवू भी उसे खतरनाक पंच लगा देता है, जिससे अब दोनों दूर हो जाते हैं। जिसके बाद आर्किटेक्ट बोलता है कि किसने सोचा था कि मुझे किसी इंसान के साथ फाइट करने में इतना मजा आएगा। वहीं जिनवू सोचता है कि इसने मुझे 100 लेवल के पार होते ही यहाँ बुला लिया। इसे लगा होगा इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जिनवू जानता है कि वो आर्किटेक्ट को मार सकता है। जिनवू फिर से उससे पूछता है उसने ये सिस्टम क्यों बनाया है और मुझे उसके एक प्लेयर के रूप में क्यों चुना है और आखिर अभी इस दुनिया में हो क्या रहा है। तब वो जिनवू से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू दौड़ते हुए सोचता है कि क्लोज कॉम्बैट से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो दूर से अटैक करने के लिए कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है। आर्किटेक्ट उसका प्लान समझ जाता है और वो भी सेम टेक्निक यूज करते हुए उसे बताता है कि इस प्लान से कुछ नहीं होने वाला है। और अब जिनवू भी समझ जाता है कि इस पर दूर से भी अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आर्किटेक्ट जिनवू को बताता है कि तुम मुझे मारो या ना मारो, तुम्हें जो जवाब मिलेंगे वो सब सिस्टम में तभी सेट कर दिए गए थे जब मैंने ये सब कुछ बनाया था। इसके बाद आर्किटेक्ट के सभी हाथों में वहाँ के सोल्जर्स के वेपन आ जाते हैं। जिनवू उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे बनाया और तुमने मुझे ये पावर्स कैसे दी। तब आर्किटेक्ट बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना है, असल में मैं इसके खिलाफ था। वो बताता है कि मैं सिर्फ प्लेयर ब्रीडिंग सिस्टम का आर्किटेक्ट और मॉडरेटर हूँ और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस डिजाइन को परफेक्ट बोलता है। इसके बाद जिनवू सोचता है कि उसके पास टाइम कम है, इसीलिए उससे सीधे भिड़ना होगा। वहीं आर्किटेक्ट भी बोलता है कि इस बचे हुए टाइम में मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। जिसके बाद वो स्पीड से जिनवू पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जिनवू के साथ कुछ अजीब होता है। जिनवू अब उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। जिनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसके सारे सेंसेस तेज हो चुके थे। वो अब उसके सारे वेपन्स की मूवमेंट्स को सेंस कर पा रहा था और ये देखकर पहली बार आर्किटेक्ट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी जिनवू न सिर्फ उसके अटैक से बच रहा था, बल्कि उस पर अटैक भी कर पा रहा था। वो देखता है कि जिनवू और भी फास्ट होता जा रहा है और अब जिनवू आगे बढ़ते हुए उसके
एक हाथ को काट देता है। आर्किटेक्ट पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो एक नकली बॉडी में था, फिर भी जिन्वू के इस अटैक से उसे दर्द हो रहा था। वो समझ जाता है कि इसी वजह से जिन्वू को चुना गया था। आर्किटेक्ट बोलता है जिसे तुमने काटा वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। वो गुस्से में जिन्वू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक इंसान हो। वहीं उसे हराने के लिए जिन्वू के पास अब कुछ ही टाइम बचा था, इसीलिए आर्किटेक्ट सभी स्टैच्यूज को वापस जोड़कर अपने सामने खड़ा कर लेता है। लेकिन जिन्वू फिर से कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उन सबको एक साथ उड़ा देता है। जिन्वू अब स्पीड से उसकी ओर बढ़ता है और आर्किटेक्ट उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके सभी अटैक्स से बचते हुए उसके पीछे आता है और उसके 2 हाथ उड़ा देता है। तभी वो जिन्वू पर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा स्टैच्यू अपनी शील्ड से जिन्वू पर अटैक कर देता है। उसे देखकर जिन्वू को याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो यही बंदा था। अब लगातार टाइम कम हो रहा था। जिन्वू तुरंत जंप करके इस स्टैच्यू का भी सिर फोड़ देता है। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और आर्किटेक्ट के सभी हाथों को काटते हुए उसे नीचे गिरा देता है और अपने डैगर को आर्किटेक्ट के गले में रख देता है, जिसके बाद आर्किटेक्ट अपनी हार मान लेता है और जिन्वू से बोलता है कि ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद वो जिन्वू की तरफ फिंगर करते हुए बताता है कि जवाब तुम्हारे अंदर है और फैसला तुम्हारा है। जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी मेमोरी में स्टोर किया हुआ डेटा वापस मिल जाएगा। मतलब सिस्टम ने उसके माइंड में उस डेटा को स्टोर करके रखा है जिसमें जिन्वू के सवालों के जवाब हैं और नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते ही वो डेटा जिन्वू की यादों में आ जाएगा। जिन्वू तुरंत उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जिन्वू जैसे ही नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है उसकी सोल किसी और ही दुनिया को देखने लगती है, जहां जिन्वू अनगिनत बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स के झुंड को देखता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हैं। ऊपर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन मॉन्स्टर्स की तरफ कुछ आने वाला है, क्योंकि आसमान में खुल रहे गेट्स धीरे धीरे ब्राइट हो रहे थे। जिन्वू पूरी तरह से हैरान होकर सोचता है कि बैगनी आसमान और बीस्ट का ये झुंड ये पृथ्वी हो ही नहीं सकती। वो सोचता है कि इतने सारे आइस एल्व्स, हाई ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और सभी बीस्ट अगर किसी गेट से एक साथ धरती पर आ गए तो पूरी ह्यूमैनिटी भी इनका कुछ नहीं कर सकती। आसमान से कुछ आते देख जिन्वू समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स अभी इंसानों के पीछे नहीं हैं। तभी आसमान के गेट्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन सभी गेट्स से रूलर्स की पूरी आर्मी आने लगती है। मॉन्स्टर्स की तरह ही अब रूलर्स के भी अनगिनत सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि अब सिल्वर सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली थी और अब सभी बीस्ट सिल्वर सोल्जर्स से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीस्ट और सिल्वर सोल्जर्स के बीच की ये वॉर इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि पूरे बैटलफील्ड में वेपन्स की आवाज गूंजने लगती है और वहां खून की नदियां बहने लगती हैं और जल्द ही ये वॉर दुख की चीखों में बदल जाती है। सिल्वर सोल्जर्स ज्यादा पावरफुल थे। सिल्वर सोल्जर्स ने कुछ ही टाइम में सभी बीस्ट्स को खत्म कर दिया था और अब इस वॉर के खत्म होने का टाइम भी आ चुका था। लेकिन तभी सिल्वर सोल्जर्स एक एक करके कटने लगते हैं और वो सब रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न आ चुका था और केवल उसके आने से पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा जाता है। ऐशबॉर्न आते ही सभी मरे हुए बीस्ट की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और मोनार्क डोमेन का यूज करते हुए बीस्ट की एक पावरफुल इमोर्टल आर्मी सिल्वर सोल्जर्स के सामने खड़ी कर देता है। उसकी पावर को देखकर जिन्वू को समझते देर नहीं लगती कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि शैडो मोनार्क आ चुका है। मैजिक बीस्ट भले ही मर चुके थे, लेकिन ये उनका अंत नहीं था। उनका ब्लड अब डार्क हो चुका था। जिन्वू देखता है कि शैडो मोनार्क उन्हें और भी पावर्स देते हुए इतने सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है और ये देखकर जिन्वू सोचता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद सभी मरे हुए बीस्ट्स मौत के बाद एक बार फिर से सिल्वर सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हैं और अब ब्लैक सोल्जर्स और सिल्वर सोल्जर्स के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। इनकी फाइट से एक बार फिर पूरा बैटलफील्ड कांपने लगता है। जिन्वू सोचता है कि सिल्वर सोल्जर्स को अब तक जीत जाना था, लेकिन फिर से वॉर स्टार्ट हो गई। वो हैरान था कि केवल एक अकेले के फील्ड में आने से पूरा गेम चेंज हो गया। अब ऐशबॉर्न खुद अपनी ब्लैक सोर्ड उठाता है और ब्रूटल तरीके से एक एक करके सिल्वर सोल्जर्स को काटना स्टार्ट कर देता है। ऐशबॉर्न रूलर्स कमांडर अथॉरिटी का यूज करते हुए एक बार में ही कई सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करता जा रहा था। शैडो मोनार्क जहां जहां से भी गुजरा वो अपने पीछे सिल्वर सोल्जर्स की डेड बॉडी का खतरनाक मंजर छोड़ता गया। वॉर के इस हाल को देखकर जिन्वू को लगा कि शैडो मोनार्क की जीत पक्की है, लेकिन तभी वहां कोई और आ जाता है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्वू को बचाने के लिए चोई और चाहेन अपने हंटर्स गिल्ड के साथ अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ जिंचुल की भी टीम थी। अंदर से उन्हें माना का तूफान फील हो रहा था। चाहे को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतना ज्यादा माना किसका होगा। डंजन के अंदर आने के बाद वो डबल डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टोन स्टैच्यूज पड़े हुए थे। जिंचुल को अब यकीन हो जाता है कि गॉड और स्टोन स्टैच्यूज वो सब सच थे। तभी वो आर्किटेक्ट को देखकर डर जाते हैं, जो उनकी बातें सुन रहा था। उन सबको देखकर आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब इन इंसानों को यहाँ बुलाया है। वो बोलता है कि कितनी अनोखी बात है। आर्किटेक्ट की बातों को सुनकर उन सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसानी लैंग्वेज बोल पा रहा है। उनकी बातों को सुनकर आर्किटेक्ट उन पर चिल्लाता है कि शांत रहो। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग की नींद को डिस्टर्ब करने की। वो सब हैरान हो जाते हैं कि वो जिन्वू को किंग क्यों बोल रहा है और जिन्वू वहाँ
वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी आर्किटेक्ट स्पीड से चोई और चाहीन के बगल में खड़े हंटर्स को अपनी सोर्ड से काटते हुए निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चाहीन कुछ समझ नहीं पाती। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम पावरफुल इंसान किंग के लिए पहले बेस्ट गिफ्ट होगे। सीन फिर से जिन्वू पर शिफ्ट होता है, जहाँ जिन्वू देखता है कि ऐशबॉर्न सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करके ये फाइट जीत चुका है। लेकिन तभी वहाँ दो और गेट्स खुलते हैं, जहाँ ब्लू वाले गेट से डीमंस की आर्मी आ रही थी। दरअसल ये किंग ऑफ डीमंस बारन की आर्मी थी, जिसमें जितने भी डीमन क्लैन हैं उन सभी क्लैन के डीमंस थे। और रेड वाले गेट से बीस्ट की आर्मी आ रही थी, और ये आर्मी किंग ऑफ बीस्ट राकन की थी। राकन और बारन अपनी आर्मी के साथ अब वहाँ पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहीन और चोई आर्किटेक्ट के स्टोन सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे, और हंटर्स कुछ घायल हुए हंटर्स को हील कर रहे थे। आर्किटेक्ट सभी पपेट्स को वापस जिंदा करके हंटर्स के सामने खड़ा कर देता है और उनसे बोलता है कि जो भी मेरे पपेट्स के गिरने तक जिंदा बचेगा उसे किंग के महान जन्म को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन बात यह है कि क्या तुम लोग तब तक जिंदा बच पाओगे। तभी चोई सभी हंटर्स को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि बड़ा वाला स्टैचू लेजर बीम से अटैक कर रहा था। सभी वहाँ से हट जाते हैं। चोई तुरंत बड़े वाले स्टैचू पर अटैक करता है और सभी हंटर्स से बोलता है कि जल्दी से उन छोटे सोल्जर्स को खत्म कर दो। सभी हंटर्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ना तो उन पर किसी के फिजिकल अटैक का असर हो रहा है और ना ही किसी तरह के स्पेल का। हंटर्स अब वहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे। चोई को समझ आ जाता है कि अब उनके सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, और अगर जिंदा बचना है तो किसी भी तरह जिन्वू को उठाना होगा। क्योंकि जिन्वू उससे दूर था, इसीलिए उसे जगाने के लिए चोई जिन्वू पर फायर से अटैक करता है। इससे पहले कि फायर अटैक जिन्वू तक पहुंच पाए, आर्किटेक्ट फायर के सामने आ जाता है। आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को उनकी नींद के टाइम परेशान करने की। आर्किटेक्ट गुस्से में सीधे चोई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर चोई की इतनी फट जाती है कि वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन तभी 3 हंटर्स एक साथ आके आर्किटेक्ट को पीछे धकेल देते हैं। जिनचुल चाहीन से बोलता है कि हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम जाकर जिन्वू को जगाओ। और चाहीन तुरंत जिन्वू की तरफ बढ़ती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ राकन की बीस्ट आर्मी और बारन की डीमन आर्मी एक साथ शैडो मोनार्क के ही सोल्जर्स पर अटैक कर देती है, जिसके बाद बीस्ट और डीमंस के साथ शैडो सोल्जर्स की एक और वॉर स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे शैडो सोल्जर्स मर रहे थे और वापस जिंदा हो रहे थे। ये देखकर जिन्वू सोचता है कि चाहे जितनी बार सोल्जर्स को खत्म कर दिया जाए वो वापस आ जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि अगर वो मेरे सोल्जर्स होते तो मेरा माना कुछ टाइम में ही खत्म हो जाता, क्योंकि शैडो सोल्जर्स जब वापस जिंदा होते हैं तो यूजर का बहुत माना खर्च होता है। लेकिन ऐशबॉर्न ने इतने सारे सोल्जर्स को बनाए रखा है, ऐसा लगता है जैसे उसके पास माना का भंडार हो। जिन्वू देखता है कि बीस्ट और डीमंस आते जा रहे हैं और शैडो सोल्जर्स को मार रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वॉर पहले सिल्वर सोल्जर्स और बीस्ट के बीच की थी। उसके बाद शैडो मोनार्क आया और सिल्वर सोल्जर्स को खत्म कर दिया, और अब डीमंस और बीस्ट मिलकर शैडो मोनार्क को ही खत्म करने में लगे हैं। इसीलिए वो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनके बीच लड़ाई हो गई है। दरअसल शैडो मोनार्क रूलर्स से गुस्सा होकर मोनार्क्स के साथ मिल गया था, इसीलिए ऐशबॉर्न ने पहले सिल्वर सोल्जर्स को खत्म किया था। लेकिन ऐशबॉर्न की पावर्स इतनी खतरनाक थी कि उससे न सिर्फ रूलर्स बल्कि मोनार्क्स भी डरते थे। ऐशबॉर्न भले ही मोनार्क्स के साथ था, लेकिन मोनार्क्स को डर था कि इसकी पावर्स हमारे लिए भी खतरा बन सकती है। इसीलिए 9 मोनार्क्स में से 2 मोनार्क राकन और बारन ने ऐशबॉर्न के साथ ही गद्दारी कर दी और एक साथ उस पर अटैक कर दिया। अगर आपको रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में और जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब राकन और बारन की आर्मी शैडो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर ऐशबॉर्न ने उन दोनों की आर्मी को इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि उनकी पूरी आर्मी खत्म हो गई। हारने के बाद राकन अपनी जान बचाकर वहाँ से बचकर भाग गया, लेकिन बारन इतनी बुरी हालत में था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। शैडो मोनार्क अब बारन के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमारे पास इस वॉर को खत्म करने का मौका था, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। बारन बोलता है, कितने शर्म की बात है, मैं तुमसे दूर जा सकता था। शैडो मोनार्क फिर से बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन वो हंसने लगता है और तभी ऐशबॉर्न उसका गला पकड़कर उठा लेता है और उसे बुरी तरह से खत्म कर देता है। उसकी आंखों को देखकर जिन्वू को याद आता है कि ये डीमन किंग बारन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि बारन को उसने डीमन कासल में खत्म किया था। तभी जिन्वू अपने हाथों की तरफ देखता है जिसमें बारन का खून लगा हुआ था। जिन्वू अब ऐशबॉर्न की आंखों से सब कुछ देख रहा था और यहाँ जिन्वू को शैडो मोनार्क के फॉर्म में दिखाया जाता है। जिन्वू और ऐशबॉर्न अब एक हो चुके थे, क्योंकि ऐशबॉर्न ने जिन्वू को अपना हार्ट दे दिया है। इसीलिए वो ऐशबॉर्न की यादें अपनी आंखों से देख रहा था। जिन्वू अब अपना हार्ट चेक करता है, जहाँ अब उसके पास 2 हार्ट थे। तभी वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ फिर से एक गेट खुलता है जिसमें से रूलर्स आ रहे थे। लेकिन रूलर्स यहाँ शैडो मोनार्क को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे मनाने और उससे माफी मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है कि प्लेबैक डेटा खत्म हो चुका है। मतलब अभी सिस्टम के थ्रू जिन्वू को इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना था और ऐशबॉर्न को उसे अपना हार्ट देकर उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना था। लेकिन ऐशबॉर्न ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की बजाय उसे अपनी पावर्स देने का फैसला किया। दूसरी तरफ जिन्वू को जगने से रोकने के लिए आर्किटेक्ट चाहीन के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम थोड़ी और कोशिश करो मेरे डिजाइन से निकलने की। तब चाहीन सोर्ड डांस स्किल का यूज करती है,
लेकिन आर्किटेक्ट आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसके शोल्डर को काट देता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम इतना ही कर सकती हो, आखिरकार तुम इंसान निराश करने से कभी नहीं चूकते हो। वो सबको बताता है कि ये सिस्टम मैंने बनाया है, वो किसी भी नतीजे को पहले ही पढ़ सकता है। ऐसी कमजोर कोशिश मेरे सिस्टम को कभी भी नहीं मार पाएगी। चाहे उस पर अटैक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब चोई बोलता है कि अब सिर्फ जिन्वू को उठाना ही एक रास्ता बचा है। चाहे फिर से जिन्वू की तरफ जाने लगती है। आर्किटेक्ट उसे पकड़ने ही वाला था लेकिन वो उसके अटैक से बच जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पहले तो आर्किटेक्ट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो देखता है कि चाहे के साथ एक शैडो सोल्जर है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस रूम के रूल्स इस तरह की चीजों की परमिशन नहीं देते हैं। आर्किटेक्ट बोलता है कि किंग ने अपने सोल्जर को तुम्हारे अंदर डाल दिया है। वो पूछता है कि तुम लोगों को ये जगह कैसे मिली और जिन्वू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। चाहीन बताती है कि हम दोस्त हैं जो यहाँ उसे बचाने आए हैं। तब आर्किटेक्ट बोलता है कि तो फिर ये किंग ने नहीं किया होगा। इसके बाद आर्किटेक्ट चाहीन से बोलता है कि आज ग्रेट शैडो मोनार्क इस दुनिया में आएंगे और मैं तुम्हें इस ग्रेट इंसिडेंट्स को देखने का मौका दूंगा। हालांकि तुम्हारे छोटे इंसान दोस्तों को अभी यहीं और इसी वक्त मरना होगा। लेकिन तभी उसे जिन्वू की आवाज आती है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद जिन्वू उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसका बैंड बच जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जिन्वू की चेस्ट में अभी भी हार्ट दिख रहा था। जिन्वू के पंच को देखकर सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो आर्किटेक्ट के फेस पर अपने पैर रख देता है। तब आर्किटेक्ट बोलता है ऐसा लगता है तुम किंग नहीं हो। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो उसकी जगह और तुम उस ब्लैक हार्ट के साथ अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। तब जिन्वू समझ जाता है कि इतना ज्यादा माना इस ब्लैक हार्ट की वजह से है। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि उसका टाइटल अब डीमन हंटर हो चुका है। उसने जरूरत की सारी चीजें पूरी कर ली हैं। उसने डीमन किंग को हरा दिया है। इसीलिए एक इनक्रेडिबल पावर ने प्लेयर को अपने मास्टर के रूप में चुना है और इसीलिए उसे ब्लैक हार्ट मिला है। इस नोटिफिकेशन पर आर्किटेक्ट के रिएक्शन से जिन्वू समझ जाता है कि ब्लैक हार्ट इसके डिजाइन और प्लान का हिस्सा नहीं था और ये उसकी पावर बढ़ाने के लिए भी नहीं था। जिन्वू को अभी भी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि तुम मेरे प्लेयर बनने के खिलाफ थे, आखिर ये प्लेयर क्या है और तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। अब आर्किटेक्ट को सब समझ आने लगता है कि ऐशबॉर्न ने उसे धोखा दिया है। वो ऐशबॉर्न पर चिल्लाता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद मोनार्क्स तुम्हें छोड़ देंगे। दरअसल जब मोनार्क्स ने मानव दुनिया में अटैक करना स्टार्ट किया तब ऐशबॉर्न कांडियारू नाम के जादूगर की हेल्प से मानव दुनिया में अपने एक वेसल की तलाश करना स्टार्ट कर दिया। कांडियारू ऐशबॉर्न से इमॉर्टिलिटी पाने की लालच में उसकी हेल्प करने के लिए मान गया और ये सिस्टम तैयार किया। इसी आर्किटेक्ट का नाम कांडियारू है। आर्किटेक्ट ने जिन्वू को यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि ऐशबॉर्न उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर ले और उसे इमॉर्टल करके अपना प्रॉमिस पूरा करे। लेकिन आर्किटेक्ट ये नहीं जानता था कि अब ऐशबॉर्न का इरादा जिन्वू की बॉडी पर कंट्रोल करने की बजाय उसे अपनी पावर का अगला वारिस बनाने का था और वही हुआ। ऐशबॉर्न ने कांडियारू को ही सिस्टम से बाहर निकाल दिया और अपने सौदे से मुकर कर जिन्वू को ब्लैक हार्ट के साथ अपनी पावर्स दे दी। इसीलिए आर्किटेक्ट ऐशबॉर्न पर चिल्ला रहा था। तभी जिन्वू के चारों तरफ से डैगर्स निकलते हैं और आर्किटेक्ट को अपना टारगेट बनाते हैं। जिन्वू फिर से उससे अपने सवालों के जवाब पूछता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम्हें समझना काफी मुश्किल है और शायद अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें क्यों चुना गया है। तभी आर्किटेक्ट के सारे पपेट्स चलने लगते हैं और वो बोलता है कि अगर मैं मर गया तो इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तब जिन्वू बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद इनका भी काम खत्म कर दूंगा। आर्किटेक्ट की फिर से फट जाती है और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम फिर से ई रैंक हंटर बन जाओगे। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन एक लिविंग सिस्टम उसके क्रिएटर के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। आर्किटेक्ट हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो बोलता है इसका मतलब मुझे खुद ही इस सिस्टम को खत्म करना होगा। वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कमांड देता है, लेकिन सिस्टम उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेस को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि ऐशबॉर्न ने उसे ही सिस्टम से बाहर कर दिया था। इसके बाद जिन्वू उसे बताता है कि पहले वो सिस्टम के बारे में बहुत सोचता था, जिसके चलते वो सिस्टम को ही खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए ये सही है। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम्हारा सिस्टम कमियों से भरा हुआ है। तब आर्किटेक्ट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स से उसे बुरी तरह काट कर रख देता है। डिस्ट्रॉय होते हुए आर्किटेक्ट जिन्वू से बोलता है कि जब आसमान को सपोर्ट करने वाले फायर पिलर खड़े किए जाएंगे तब एक ऐसी मौत तुमको ढूंढते हुए आएगी जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इस पर जिन्वू बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बाहर खड़े कुछ हंटर्स अंदर गई टीम के आने का वेट कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि वो सब आ रहे हैं। बाहर निकलकर जिन्वू सोचता है कि आर्किटेक्ट कहीं और है क्योंकि ये उसकी असली बॉडी नहीं थी। इस रेड में 20 हाई रैंक हंटर्स मारे जा चुके थे। उन्हें देखकर जिन्वू सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद वो हंटर्स गिल्ड और सर्वेलेंस टीम को थैंक्स बोलता है। जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि अंदर डबल डंजन है। जिन्वू उसे बताता है कि डबल डंजन ने उसे खुद बताया था। तब जिनचुल हैरान होकर सोचता है कि लगता है ये मजाक कर रहा है, मैं इसे कभी नहीं समझ सकता। इसके बाद चाहीन जिन्वू से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। जिन्वू पहले ठीक है बोलता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा थका हुआ बताते हुए बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद सभी उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद हमें जापान के टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था। यहां हम देखते हैं कि माना क्रिस्टल्स से भरे हुए बहुत सारे ट्रक्स गेट के पास आते जा रहे हैं और अब वहां 2 लाख टन माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया जा चुका है। जहां यूरी बोलता है कि इतने
माना क्रिस्टल्स मेरे बैरियर के लिए काफी होंगे, क्योंकि यूरी एस रैंक गेट के सामने एक मैजिक सर्कल बनाने वाला है और उसका मैजिक सर्कल इन क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करके गेट के सामने बैरियर बना देगा, ताकि अगर गेट ब्रेक हो तो मॉन्स्टर्स बाहर ना निकल पाए। यूरी गेट को देख ही रहा था कि तभी वो किसी का बहुत पावरफुल माना सेंस करता है। वो ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है। उसके पास खड़ा बंदा बोलता है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डंजन ब्रेक होने के बाद बाहर आने की हिम्मत करेगा। तब यूरी उससे बोलता है कि मैंने कब कहा कि वो इंसान है। बिल्डिंग की छत पर यूरी जिसका माना सेंस कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वू के डैड संग इल्हान थे। इल्हान यूरी को देखकर बोलता है कि इस इंसान के पास कमाल के सेंसेस हैं, लेकिन बाद में इल्हान समझ जाता है कि वो क्रिस्टल से माना एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसके सेंसेस तेज हैं। तभी इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि ये स्टार्ट हो गया है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि गेट में हलचल होना स्टार्ट हो चुका था और वहाँ जापानीज आर्मी भी पहुंच चुकी थी। आर्मी को देखकर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स बोलते हैं कि आज के समय में गन्स का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता, तो इतने सारे सोल्जर्स को यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये सब इसीलिए वहाँ थे कि अगर यूरी का प्लान काम नहीं किया तो वो फ्रंट लाइन के हंटर्स की हेल्प करेंगे। बिल्डिंग के ऊपर से इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि उन्हें बताओ कि वो कितने लाचार हैं इस गेट के सामने। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखते हुए यूरी बोलता है कि अगर सब चले जाएंगे तो भी मैं इस गेट को अकेले संभाल लूंगा। यूरी मन में सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा जब सब लोग मुझे जानेंगे, जिसने अकेले ही एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया। वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था। इसके बाद वो पैग लगाने लगता है और अपने साथी से पूछता है कि यहाँ कितने हंटर्स आए हुए हैं। वो बताता है कि केवल 15 हंटर्स। यूरी बोलता है कि ये बहुत कम लोग हैं। इसके बाद वो पूछता है कि अमेरिकन हंटर्स क्या कर रहे हैं और क्या उन लोगों ने कोई हंटर जापान नहीं भेजा। तब उसे बताया जाता है कि अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में भी एक एस रैंक गेट खुला है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और बाकी के नेशंस में भी एस रैंक गेट खुल रहे हैं। तब यूरी समझ जाता है कि इसीलिए बहुत सारे नेशंस में हंटर्स की कमी पड़ रही है। तभी वो देखते हैं कि एस रैंक गेट अब ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ जिन्वू होश में आ जाता है और खुद को हॉस्पिटल में पाता है और तभी वहाँ पर जिन्हो आता है। वो जिन्वू को देखकर रोते हुए बताता है कि मुझे लगा तुम तो दुनिया से ही निकल लिए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम पूरे 3 दिन तक सोते रहोगे। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है कि वो 3 दिनों से सोया हुआ था। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को बताता है कि मैं बीमार था और उस वॉर के बारे में सोचने लगता है जो उसने शैडो मोनार्क की यादों में देखा था। लेकिन तभी जिन्वू को जापान में खुले एस रैंक गेट के बारे में याद आता है और वो तुरंत जिन्वू से वहाँ की अपडेट पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान का एस रैंक गेट ब्रेक हो चुका है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा बड़े जायंट्स निकलने लगते हैं। इन जायंट्स की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक जायंट ए रैंक के डंजन का बॉस है। उसे देखकर सभी हंटर्स की फट जाती है। दूसरी तरफ यूरी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है कि ये बहुत आसान है। यूरी अब क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है और गेट के चारों तरफ बैरियर बना देता है। वो जायंट उसके बैरियर में अटैक करने लगते हैं। उसे देखकर यूरी की फटी हुई थी, लेकिन तब भी वो बोलता है कि तुम जायंट सोच रहे हो कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो। लेकिन यूरी की तब और फट जाती है जब वहाँ उससे भी बड़ा जायंट आता है और छोटे वाले को पीछे फेंककर एक ही झटके में यूरी के बैरियर को चीर देता है। अब हम फिर से जिन्वू को देखते हैं, जहाँ जिन्हो उसे जापान की सभी अपडेट देते हुए बताता है कि ये रेड बिल्कुल नाकाम थी। इसके बाद हमें जिन्हो के डैड चेयरमैन यू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि वो 23 घंटे से सो रहा है। दरअसल उसे भी वही बीमारी थी जो कि जिन्वू की माँ को थी। सेक्रेटरी उसे बताता है कि पहला ऐसा पेशेंट है जो लंबे टाइम के बाद इंटरनल स्लंबर से जगा है और वो उसे जिन्वू की माँ के बारे में बताता है। यू समझ जाता है कि जिन्वू के पास इंटरनल स्लंबर से सोए हुए पेशेंट को जगाने की पावर है। सेक्रेटरी उसे कुछ और बताने वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिन्हो की बहन आ जाती है और अपने डैड से पूछती है कि आप कितने दिनों से सोए हुए हैं। सीन फिर से जापान में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि गेट से बाहर निकलते ही बड़ा वाला जायंट यूरी को पकड़कर ऊपर फेंक देता है और उसे पूरी तरह निगल जाता है। वहाँ की आर्मी उन पर टैंक और हेलीकॉप्टर्स पर से अटैक करने लगती है, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वहाँ के हंटर्स भी एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें डैमेज भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जायंट बड़े होने के साथ ही बहुत फास्ट थे। और इस तरह के कई जायंट्स गेट से निकलकर पूरे टोक्यो में तबाही मचाने लगते हैं। वहाँ की हो रही तबाही को जिन्वू टीवी पर देख रहा था, जिसे देखकर वो सोचता है कि ये तबाही किसी नर्क की तरह है। उसे शक था कि हंटर्स इसे नहीं रोक पाएंगे और इस तरह ये गेट जेजू आइलैंड की तरह पूरे एशिया को खतरे में डाल देगा। वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। तभी वहाँ जिन्हा आती है और उसे वहाँ जाने से मना करती है। जिन्वू हैरान हो जाता है। तब जिन्हा बोलती है कि मुझे पता है तुम वहाँ जाने वाले हो। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए मैंने लंबा ब्रेक लेने का सोचा है। और वो जिन्हा से चिंता नहीं करने के लिए बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन्वू गार्डन में आता है और बेरू को बुलाता है। जिन्वू बेरू से बोलता है, मैंने तुम्हें जिन्हा का ध्यान रखने को बोला था, क्या तुम फिर से ड्रामा देखने लगे? ये सुनकर बेरू को पसीने आने लगते हैं। जिन्वू बेरू से जिन्हा के बारे में पूछता है। बेरू बताता है कि वो ज्यादा सो नहीं पा रही है। जिन्वू समझ जाता है कि वो स्कूल में हुए
इंसिडेंट्स की वजह से डरी हुई है। वो सोचता है कि उसकी पहली रेड जो 4 साल पहले हुई थी, उसके बाद जिन्हा ने आज पहली बार उसे कहीं जाने से मना किया है। इसीलिए जिन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जापान जाना चाहिए कि नहीं। तभी उसके पास चेयरमैन यू की कार आकर रुकती है और वो दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो जिन्वू को चेक देते हुए बोलता है कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसे मेरे ईमानदार होने का प्रूफ समझो। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे खरीदना चाहते हो। तब वो जिन्वू को बताता है कि मैं भी उसी बीमारी से गुजर रहा हूँ जो तुम्हारी माँ को भी थी। तब जिन्वू पूछता है कि क्या जिन्हो इस बारे में जानता है। इस पर यू उसे बताता है कि मेरे डॉक्टर, मेरी वाइफ, सेक्रेटरी और अब केवल तुमको पता है। चेयरमैन उसे बताता है कि इससे बचने के लिए रिसर्च करते हुए पता लगा कि बस एक ही ऐसा इंसान है जो इस नर्क से आजाद हुआ है। वो जिन्वू से बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिन्वू अपनी बहन और चेयरमैन की बातों पर सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस बार मैं किसी और के फैसले में धकेला जा रहा हूँ। इसके बाद जिन्वू उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तब चेयरमैन यू पूछता है कि तो फिर आपकी माँ कैसे ठीक हुई। तब जिन्वू बोलता है कि अगर मुझे इलाज के बारे में पता होता और मैं इसका फायदा उठाना चाहता तो पहले ही सब बता देता। तब यू बोलता है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है। जिन्वू सोच रहा था कि वो जिन्हो के डैड हैं, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं जानता और क्या पता वो बीमारी का झूठा नाटक कर रहे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान में जायंट्स बुरी तरह से तबाही मचाए हुए हैं। वो जायंट इतने बड़े होते हैं कि आर्मी टैंक और इंसान उनके सामने किसी कीड़े की तरह दिख रहे थे। वो जायंट लगातार बिल्डिंग और पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में बैठे हंटर देखते हैं कि बाकी सभी बीस्ट वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन गेट के सामने का ये सबसे बड़ा वाला जायंट वहाँ से हिला तक नहीं है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जायंट गेट को गार्ड कर रहा है या फिर वो किसी का वेट कर रहा है। हंटर्स ये सब देखकर बोलते हैं कि पता नहीं कि सब कुछ तबाह होने से पहले हम ये सब रोक भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब पूरे 2 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वू के ऑफिस का सीन देखते हैं। वहाँ जिन्हो ये सुनकर चौंक जाता है कि जिन्वू जापान जाने वाला है। वो जिन्वू से बोलता है कि रेड गेट वाला इंसिडेंट, जेजू आइलैंड और अभी की डबल डंजन वाली घटना। वो जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इन सब में एक जैसा क्या है। जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता। तब जिन्हो उसे बताता है कि इसमें एक जैसा यही है कि इन सभी रेड में मैं नहीं हूँ। वो जिन्वू को बताता है कि मैं केवल सबको यही बता सकता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। वो रोते हुए जिन्वू को बताता है कि तुम्हारी वजह से सबको अपनी झूठी एबिलिटी बताता हूँ। दरअसल वो चाहता था कि जिन्वू उसे भी अपने साथ जापान लेकर जाए और सब लोग उसे जानने लगे। तब जिन्वू बोलता है कि अभी तो तुम मुझे ना जाने का ज्ञान दे रहे थे, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। तब वो जिन्वू से बोलता है कि मुझे आप पर विश्वास है और मैं ठीक रहूंगा जब तक आप मेरे साथ हो। इसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद जिन्वू अपने घर जाने लगता है और जिन्हो को भी घर जाने के लिए बोलता है। जिन्वू घर जाते हुए आर्किटेक्ट के बारे में सोच रहा था कि कांडियारू मेरे जितना ही पावरफुल था। इसका मतलब ये दुनिया बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स से भरी हुई है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जिन्वू अपने घर पहुंचता है और खाना खाते टाइम जिन्हा और चेयरमैन यू के बारे में सोचता रहता है कि उसे खुद फैसला लेना होगा। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है कि उसके पास ये बहुत कम बचा है, इसीलिए इसे संभल कर यूज करना होगा। वहीं जब तक वो लेवल अप कर सकता है उसे आगे बढ़कर जंग के मैदान में उतरना होगा और खुद को और भी पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उससे ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है कि उसे जाना होगा। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे और वो भी खाने के बीच में ही चले जाते थे जब भी उन्हें इमरजेंसी कॉल आती थी। इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि डिनर के बाद सामान पैक कराने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। डिनर के बाद जिन्हा सोने जाने लगती है। तभी जिन्वू उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि वो जापान जाने वाला था। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो जब भी किसी रेड में जाता है तो उसे लगता है कि वो मौत के मुंह में आ गया है, लेकिन वो हर बार जिंदा वापस आ जाता है। वो जिन्हा से बोलता है कि हर बार घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इस बार भी मैं वापस लौट कर आऊंगा। इसके बाद रेड में जाने से कभी ना रोकने के लिए जिन्वू जिन्हा को थैंक यू बोलता है। जिन्हा रोते हुए बोलती है वैसे भी तुम मेरी बात नहीं सुनते। इसके बाद जिन्वू जिन्हा से बोलता है कि मैं लौट कर जरूर वापस आऊंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रहूं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगले ही दिन गोगन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां जिन्वू ये अनाउंस करता है कि वो जापान में एस रैंक गेट के मिशन के लिए जाएगा और अंत में गोगन ही जिन्वू को गुड लक विश करता है। इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहां जिन्हो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और उसे देखकर रिपोर्टर्स उसकी भी फोटोज लेने लगते हैं, जिसे देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है। अब एहजिन गिल्ड के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर जापान की फ्लाइट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम जापानीज आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो घायल हुए लोगों को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। तभी वहां 2 ओल्ड कपल आते हैं जो सोल्जर्स से वहां फंसे हुए कुछ और लोगों को बचाने के लिए बोलते हैं। उनमें से एक सोल्जर उन्हें बताता है कि ट्रक में केवल 2 या 3 लोगों के लिए जगह बची है, इसीलिए उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है और अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मारे जाओगे क्योंकि मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे हैं। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्होंने आखिर तक उनके साथ रहने का वादा किया है, इसीलिए वो घायलों को छोड़कर
नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो सोल्जर बोलता है कि तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा, ये जानते हुए भी कि यहाँ सिविलियंस हैं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। और तभी वहाँ पर जायंट्स आ जाते हैं। सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जायंट अब सबको कुचलने ही वाला था। वो सोल्जर सिविलियंस के सामने आकर खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो जायंट उन्हें खत्म करता, वहाँ जिन्वू का शैडो सोल्जर जिमा आ जाता है और अपनी सोर्ड के एक अटैक से ही उस जायंट का खेल खत्म कर देता है। उसे देखकर सोल्जर ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन अभी ये अंत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम सीजन 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।